हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबके सब बहुत बढ़िया होंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। तो कैसी चल रही है पढ़ाई? हाँ जी, कोई स्ट्रेस तो नहीं, कोई टेंशन तो नहीं ले रहे आप लोग? क्योंकि देखो, मेहनत मुझे पता है कि आप सब लोग कर रहे हो और बहुत अच्छे से आप सब लोग मेहनत कर रहे हो, बट यहाँ पे ये जरूरी है कि हम मेहनत मन से करें और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करें, है ना। खाना भी शरीर को तभी लगता है जब खाना अपन मन से खाते हैं, तो वैसे ही आपकी मेहनत तभी रंग लाएगी जब आप ये मेहनत एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कर रहे हो। ठीक है, तो अपने आप को हमेशा याद दिलाते रहें, क्योंकि मुझे पता है ये स्ट्रेसफुल टाइम है, इतना सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, बहुत सारी चीजें पढ़नी होगी, सब अलग अलग स्टेज पे होंगे। किसी का सिलेबस 60%, किसी का 40%, किसी का 80% कंप्लीट हो रखा होगा। तो इन सब में आपको बस ये चीज ध्यान रखना है कि अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना है। ठीक है, आपकी जर्नी अलग है, आपकी सक्सेस स्टोरी अलग होने वाली है। ठीक है, तो अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना है और डेली हर मोमेंट पे आपके दिमाग में ये होना चाहिए, अपने आप को सेल्फ अफर्मेशंस याद दिलाते रहो कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप बहुत अच्छा करोगे, आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप अच्छी से अच्छी कॉलेज में, अपनी ड्रीम कॉलेज में पहुंचने वाले हो। ठीक है, तो इसी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बस मेहनत करते रहे। मेहनत तो कर ही रहे हो, बट पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करें। ठीक है, तो आज के सेशन के अंदर बच्चा पार्टी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का माइंड मैप सीरीज। बेसिकली इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट से लेके एंड तक कंप्लीट करेंगे। वैसे ये चैप्टर बहुत लेंदी चैप्टर है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट आते हैं और इसी वजह से बच्चे इस चैप्टर से डर जाते हैं। तो इस अगले 1 घंटे में हमारा एम ये रहेगा कि हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लें, कि जब आपके सामने पीएनसी का सवाल आए तो आप ये सोच पाओ कि अच्छा ये कौन से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया है, क्या ये क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन से है, क्या अरेंजमेंट से है, क्या सिलेक्शन से है, क्या ये क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन से है ना। तो इस टाइप के हम सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। विल स्टार्ट विद वेरी बेसिक फैक्टोरियल नोटेशन के साथ शुरुआत करेंगे, फिर एनपीआर एंड एनसीआर की कहानी सुनाऊंगा, उसके बाद में परमुटेशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, उसके बाद सर्कुलर परमुटेशन, देन टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस, जिसके अंदर भी 2 टॉपिक्स आ जाते हैं कि भैया सिलेक्शन आइडेंटिकल चीजों का कर रहे हैं कि डिस्टिंक्ट चीजों का कर रहे हैं। फिर लास्ट में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर चलेंगे, वहां पे भी 2 टॉपिक्स आ जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद में कुछ 1-2 मिसलिनियस क्वेश्चंस हम लोग ले लेंगे। ठीक है, तो बहुत मस्त होने वाला है आज का सेशन, पूरा पीएनसी आपका कंप्लीट होने वाला है। तो फैक्टोरियल नोटेशन के साथ चलिए शुरुआत करते हैं कि लेट n बी ए पॉजिटिव इंटीजर, देन n फैक्टोरियल इज द प्रोडक्ट ऑफ n, n-1, n-2 अप टू 1 तक का प्रोडक्ट जो होता है वो n फैक्टोरियल होता है। ठीक है, n फैक्टोरियल हमें नेगेटिव और फ्रैक्शंस के लिए डिफाइंड नहीं होता है, नेगेटिव नंबर या फ्रैक्शंस के लिए n फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं होता है। जैसे कि अगर 5 फैक्टोरियल की वैल्यू पूछी जाए तो वो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगी। ओके, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू इसी तरीके से निकाल सकते हो। और हमेशा ध्यान रखें कि 0 फैक्टोरियल इज डिफाइंड एज 1, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 डिफाइंड होती है, 1 फैक्टोरियल की भी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 2। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू बच्चा पार्टी हो जाएगी 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 6। ठीक है, इस तरीके से अपन देख सकते हैं। कुछ फैक्टोरियल की बात है कि n फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है n इंटू n-1 फैक्टोरियल या फिर n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल। जैसे कि अपन 6 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल हो जाएगा 1 से 5 तक का मल्टीप्लीकेशन, उसको 6 से भी मल्टीप्लाई कर दो तो 1 से 6 तक का मल्टीप्लीकेशन लिखा है, इसी को अपन बोल देंगे 6 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल दोनों की वैल्यू 1 के इक्वल। 2n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 2 की पावर n टाइम्स n फैक्टोरियल इनटू दी ऑड नंबर्स 1 3 5 अप टू 2n-1। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। देखो 2n फैक्टोरियल को ऐसे कैसे लिख सकते हैं कि 2n फैक्टोरियल होता क्या है कि 1 से लेके 2n तक का मल्टीप्लीकेशन, दैट विल बी 2n फैक्टोरियल, राइट। कि 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से एंड सो ऑन अप टू 2n तक के मल्टीप्लीकेशन को अपन 2n फैक्टोरियल बोलेंगे। 2n से जस्ट पहला वाला नंबर होगा 2n-1, इससे जस्ट पहले वाला नंबर होगा 2n-2। समझ रहे हो ना बातों का? तो 1 से लेके 2n तक का मल्टीप्लीकेशन है। अब यहां पे मैं इवन नंबर्स को अलग कर लेता हूं, जैसे 2 4 6 8 है ना, 2 4 6 8 एंड सो ऑन अप टू 2n। इवन नंबर्स को अपन ने अलग कर दिया और जो ऑड नंबर्स है 1 3 5 7 अप टू 2n-1, इसके प्रोडक्ट को अपन ने अलग कर दिया, है ना। 1 से 2n तक का प्रोडक्ट लिखा है, इवन वाले को अलग कर दिया, ऑड वाले को अपन ने अलग मार दिया। ठीक है, अब देखो हर एक नंबर में से 2 कॉमन लिया जा सकता है ना, 2 में से 2 कॉमन लेके गए
4 में से भी 2 कॉमन लेके चले गए, 6 में से भी 2 का फैक्टर कॉमन आएगा, 8 में से भी 2 का फैक्टर कॉमन लिया, 2n में से भी 2 का फैक्टर कॉमन लिया, तो ये टोटल n नंबर्स है ना, n नंबर से n में से अपन ने 2 कॉमन गया है कितनी बार, n बार, तो 2 की पावर n बाहर गया। अब देखो 2 में से अगर n है ना, 2 में से अगर 2 कॉमन लोगे तो 1 बचेगा, 4 में से 2 कॉमन लिया तो 2 बच गया, 6 में से 2 कॉमन लेंगे तो 3 बनेगा, 8 में से 2 कॉमन लेंगे तो 4, और 2n में से अगर 2 कॉमन गया तो ये n हो जाएगा। तो जब आपने हर एक नंबर में से 2 2 2 2 कॉमन लिया तो 2 की पावर n तो बाहर चला गया, 2n बार कॉमन लिया तो 2 की पावर n, और पीछे ये छोड़ गया, 1 से लेके n तक का प्रोडक्ट पीछे छोड़ गया, और साथ के साथ यहां पे 1 3 5 7 अप टू 2n माइनस 1 तक का प्रोडक्ट तो लिखा हुआ है ही। ठीक है, इतनी बात है। इसी को ही अपन n फैक्टोरियल बोलेंगे, तो दिस इज 2 रेज टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाई n फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 अप टू 2n माइनस 1। तो यही वो बात लिखी थी कि 2n फैक्टोरियल को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है फैक्टोरियल के टर्म्स में। ठीक है, क्लियर इतनी बात है? ओके, थर्ड पॉइंट क्लियर है। n फैक्टोरियल को अगर r फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट मिलने वाला है r प्लस 1 से लेके n तक का, कि जैसे कि अगर मैं 10 फैक्टोरियल को 7 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूं तो 10 फैक्टोरियल हो गया, मतलब 1 से 10 तक का प्रोडक्ट। 7 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया तो 7 के जो आगे के नंबर्स है ना, 7 का अगला नंबर कौन सा, 8, फिर 9, फिर 10, ये अपने पास आने वाला है इनका प्रोडक्ट 8 इंटू 9 इंटू 10। वही चीज यहां पे लिखी हुई है कि r के अगला नंबर, r का अगला नंबर r प्लस 1, फिर r प्लस 2, फिर r प्लस 3 एंड सो ऑन अप टू n। ठीक है, इसी तरीके से n फैक्टोरियल को अगर n माइनस आर फैक्टोरियल से डिवाइड किया तो n माइनस आर का नेक्स्ट नंबर है ना, अगला रोल नंबर किसका है भैया, n माइनस आर के बाद अगला रोल नंबर आएगा n माइनस आर प्लस 1, फिर आगे बढ़ते चले जाओ अप टू n तक। ठीक है, बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट को यहां पे समझाया गया है ना। चलिए, अब परमुटेशन के बारे में बात करें तो परमुटेशन इज जस्ट अ फैंसी नेम फॉर अरेंजमेंट। कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन, परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट, है ना। तो ये पूरा चैप्टर ही अरेंजमेंट एंड सिलेक्शन का चैप्टर है। तो ईच ऑफ द डिफरेंट अरेंजमेंट्स व्हिच कैन बी मेड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ द नंबर ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड परमुटेशन। जब अरेंजमेंट की बातें चलेगी ना तो यार वहां पे दो रास्ते दिखाई देते हैं कि भाई अरेंजमेंट, जितने ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं सबका अरेंजमेंट कर रहे हो कि उसमें से सिर्फ कुछ ही ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट कर रहे हो, है ना। तो परमुटेशन टेकन ऑल एट ए टाइम एंड परमुटेशन टेकन सम एट ए टाइम, हमारे सामने ये दो चीजें बनती है। ठीक है, ओके। नाउ यहां पे हमारे सामने दो यूजफुल थ्योरम आती है कि नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट थिंग टेकन ऑल एट ए टाइम, अगर सारी चीजों को एक साथ ले लेते हैं तो उसको NPN लिखते हैं, एंड NPN को ही अपन n फैक्टोरियल के नाम से जानते हैं। अभी कनेक्ट हो जाएगी चीजें सारी, 2 मिनट बस वेट करिए। और नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स टेकन r एट ए टाइम इज NPR। NPR को ही अपन n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल लिखते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल इसके ऊपर करते हैं बच्चा पार्टी, है ना, कि 3 डिजिट्स नंबर्स यूजिंग द डिजिट दिस विदाउट रिपीटेशन। मुझे 3 डिजिट का नंबर बनाना है और नंबर्स कौन से यूज कर सकता हूं, 1 2 3 4 या 5 में से, है ना। तो इसके 3 मेथड आते हैं। पहला मेथड तो आता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन कि मैंने 3 प्लेसेस बना दिए, ठीक है। मेथड 1, अपन ने यहां पे 3 प्लेसेस बना दिए मुझे, क्योंकि 3 डिजिट का ही नंबर बनाना है। अब मैं इस प्लेसेस को फिल करना स्टार्ट करता हूं, कहीं से भी स्टार्ट करूं, जैसे मैं इधर से स्टार्ट करूं तो इस प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं। यहां पे या तो मैं 1 को लिख सकता हूं, या फिर इसकी जगह पे 2 आ सकता है, या 3 या 4 या 5। इस प्लेस को फिल करने के टोटल 5 तरीके हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं, राइट। वैसे ही इस प्लेस को फिल किया। अब इन 5 में से एक डिजिट तो मैंने यहां पे यूज कर ली, तो यहां पे 4 ही पॉसिबल ऑप्शन है। अब देखो 2 डिजिट्स यूज कर लिए इसमें से, तो इस प्लेस के लिए 3 ही पॉसिबल ऑप्शन है। सो आई कैन फिल दिस प्लेस इन 5 डिफरेंट वेज, आई कैन फिल दिस प्लेस इन 4 डिफरेंट वेज, और इसको फिल करने के 3 डिफरेंट वेज हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये बोलता है कि हमने एक काम किया, उसके बाद दूसरा करना है, उसके बाद तीसरा करना है, देन द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग दीज थिंग्स इज द प्रोडक्ट ऑफ वेज इन विच यू कैन डू ईच टास्क। कि हर टास्क को अपन कितने तरीके से कर सकते हैं। इसको फिल करने के 5 तरीके, इसको फिल करने के 4 तरीके, फिर इसको फिल किया 3 तरीके। तो जब भी फिर आ जाए ना, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, तो प्रोडक्ट हो जाएगा यहां पे, है ना। तो आंसर आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3
है ना। तो 5 4 जा 20, 20 इंटू 3 दैट इज 60। तो 60 ऐसे नंबर्स बना सकते हैं, 60 हम 3 डिजिट के नंबर्स बना सकते हैं यूजिंग दीज 5 डिजिट्स। इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका हो गया डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड तरीका, कि हमें अरेंजमेंट करना है 5 डिस्टिंक्ट थिंग्स से, 5 में से हमें 3 ही चीजों का अरेंजमेंट करना है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5p3। p का मतलब ही क्या होता है, परमुटेशन, कि टोटल हमारे सामने 5 है, 5 में से 3 चीजों का परमुटेशन करना है, तो 5p3। और एनपीआर की वैल्यू होती है बच्चा पार्टी, एनपीआर की वैल्यू हो जाएगी n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। दिस इज द वैल्यू फॉर एनपीआर, है ना। ये फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे, ओके। तो यहां पे 5p3 की वैल्यू हो जाएगी 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, मतलब कि ये 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे तो 2 का अगला नंबर 3 इंटू 4 इंटू 5 ये आ जाएगा। तो अगेन द सेम आंसर विच इज इक्वल टू 60, ठीक है। तो दिस इज परमुटेशन ऑफ 3 थिंग्स आउट ऑफ 5 थिंग्स, ठीक है। इसका एक और तरीका आता है जो कि कॉम्बिनेशन से आता है ना। कॉम्बिनेशन देखो क्या बोलता है कि कॉम्बिनेशन ऑन द अदर हैंड रिफर्स टू द सिचुएशन वेयर ऑर्डर ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, जहां पे हमें सिर्फ सेलेक्ट करना है। कॉम्बिनेशन का मतलब ही होता है सिलेक्शन, कि जिधर भाई साहब अपने को सिर्फ सिलेक्शन मारने का है, हमें नहीं फर्क पड़ रहा कि अरेंजमेंट क्या है, बस अपने को सेलेक्ट करना है। जैसे कई बार कॉम्बिनेशन पे सवाल आता है टीम के, कि यार 5 लोग हैं हमारे सामने, उसमें से 3 लोगों को सेलेक्ट करना है, अरेंज नहीं, सिर्फ और सिर्फ सेलेक्ट करना है, 3 लोगों की टीम बनानी है, तो उसके टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 5c3। तो यहां पे ये फॉर्मूला आता है बच्चा पार्टी, ठीक है, कि द नंबर ऑफ वेज एनसीआर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर थिंग्स आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स। n डिस्टिंक्ट चीजें हैं, उसमें से अगर हमें r चीजें सेलेक्ट करनी है तो उसके टोटल नंबर ऑफ वेज आते हैं NCR, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे उसके NCR, ओके। एक और चीज मैं यहां पे लिख देता हूं कि r फैक्टोरियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज टू अरेंज आर थिंग्स, कि अगर हमें आर चीजों का अरेंजमेंट करना है तो उसके टोटल नंबर ऑफ वेज आर फैक्टोरियल आते हैं। ये भी बड़े बेसिक है कि अगर सपोज हमारे सामने 5 चीजें हैं, 5 को हमें अरेंज करना है ना, सपोज अपने पास आर चीजें हैं, आर चीजों को हमें अरेंज करना है, तो फिर से फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन से जाऊंगा कि पहले वाले प्लेस को फिल किया तो आर डिफरेंट वेज, अगले वाले को फिल करने के r-1 डिफरेंट वेज, फिर नेक्स्ट वाले को फिल करने के r-2 डिफरेंट वेज, है ना। क्योंकि देखो एक यहां पे यूज हो गया, फिर इधर यूज हो गया, तो ऐसे कम होते होते और लास्ट में जो बचेगा, लास्ट के अंदर सिर्फ एक ही ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, तो 1 डिफरेंट वेज। तो द टोटल नंबर ऑफ वेज टू अरेंज दीज आर थिंग्स इज 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू r विच इज इक्वल टू r फैक्टोरियल। तो r फैक्टोरियल भाई साहब क्या होता है कि अगर हमारे सामने r चीजें हैं तो उनको अरेंज करने के तरीके r फैक्टोरियल। NCR क्या होता है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग r थिंग्स आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स, एंड NCR की वैल्यू होती है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये अपने पास NCR की वैल्यू आती है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ NCR इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो देखते हैं उसी एक बेसिक से क्वेश्चन को, जिसका एक और तरीका, ठीक है। हाँ जी, तो इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका इस तरीके से आ सकता है, मेथड 3 ऑफ डूइंग द सेम क्वेश्चन, कि हमें 5 चीजें हैं, 5 में से 3 को अरेंज करना है, तभी तो 3 डिजिट नंबर बनेगा। तो पहले इन 5 नंबर्स में से 3 को सेलेक्ट कर लो, 5C3। पहले इन 5 नंबर्स में से 3 को सेलेक्ट कर लिया जाएगी, 5 में से 3 को सेलेक्ट कर लिया, 5C3। अब 3 नंबर सेलेक्ट तो हो गए, अब उनको अरेंज भी करना है, तो उनको अरेंज करने के टोटल तरीके हो जाएंगे 3 फैक्टोरियल। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन हमारे सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 कॉन्सेप्ट बता देता है। एक तो इस क्वेश्चन को फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से किया, दूसरा हमने एनपीआर का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया। एनपीआर इज बेसिकली कि अगर हमें एन में से आर चीजों को अरेंज करना है तो नंबर ऑफ वेज इज एनपीआर, जिसका फॉर्मूला ये रहता है
डायरेक्टली हमने यूज कर लिया। या फिर तीसरा तरीका कि पहले आप सेलेक्ट कर लो, फिर जो सेलेक्ट की हुई चीजें हैं उनको अरेंज कर लो। पहले 5 में से 3 लोगों को हमने सेलेक्ट कर लिया और उन 3 को अरेंज करने के टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे 3 फैक्टोरियल। तो 5c3 की वैल्यू होती है बच्चा पार्टी 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, है ना, इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ये 5c3 की वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन 3 फैक्टोरियल के साथ में, तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हुआ, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल बचा है ये, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 3 इंटू 4 इंटू 5। ठीक है, क्लियर इतनी बात है? ओके, तो यहीं से ही हमारे सामने इंपॉर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं कि np0 की वैल्यू 1 होगी, np0 बराबर 1, कि n में से अगर मुझे 0 चीजें अरेंज करनी है, p मतलब परमुटेशन, परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट, कि अगर मुझे n में से 0 चीजें अरेंज करनी है तो उसका एक ही तरीका होगा भैया। अगर मुझे n की n चीजें अरेंज करनी है, npn, तो उसकी वैल्यू हो जाती है n फैक्टोरियल के इक्वल, कि n में से n सारी ही चीजों को अरेंज कर लो तो उसकी वैल्यू npn दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। फॉर्मूला भी यूज करें तो अपने को पता है कि देखो npr का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, है ना, ये फॉर्मूला याद रखना बेटा। ठीक है, तो इधर से ही npn का फॉर्मूला हो जाएगा, r की जगह पे n रखोगे तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल, तो डिनोमिनेटर में 0 फैक्टोरियल बन गया, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, तो ये n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1। तो इस तरीके से भी अपन फॉर्मूले को यूज करें तो भी समझ में आ रहा है कि भाई npn की वैल्यू n फैक्टोरियल। और सिंपल अगर अपन लॉजिक को भी यूज करें कि भैया हमारे सामने 5 चीजें हैं, 5 में से 5 को अरेंज करना है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज इज 5 फैक्टोरियल, है ना, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन से भी इसी चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पहले प्लेस पे फिल करने के 5 तरीके, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ठीक, क्लियर है? नाउ NCR एंड NCN माइनस आर की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर। ठीक है, ऐसा समझो कि भाई 8C3 एंड 8C5 दोनों की वैल्यू सेम होने वाली है, क्योंकि देखो 8C3 का मतलब हो गया कि 8 में से 3 चीजें हमने सेलेक्ट करी है, तो 5 को रिजेक्ट कर दिया ना बेसिकली। तो 8 में से 3 सेलेक्ट करने के जितने तरीके हुए, 8 में से 5 सेलेक्ट करने के भी उतने ही तरीके होंगे। NCR बराबर NCN माइनस आर, या फिर इसी चीज को ऐसे समझे कि भाई NCX एंड NCY की वैल्यू सेम होगी इफ x प्लस वाई बराबर n। NCX एंड NCY की वैल्यू सेम होने वाली है अगर x प्लस वाई की वैल्यू n हो जाए। आप देख सकते हैं, देखो 8C3 की वैल्यू 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 3 फैक्टोरियल विच इज 5 फैक्टोरियल, ये होगी। और 8C5 की भी वैल्यू होने वाली है 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 5 विच इज 3 फैक्टोरियल, तो दोनों की वैल्यू सेम आती हुई दिखाई दे रही है अपने। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि भाई NCR NCN माइनस आर की वैल्यू सेम। NC0 की वैल्यू 1 होने वाली है। NC0 का मतलब हो गया कि n में से 0 चीज सेलेक्ट करनी है। अगर n में से 0 चीज सेलेक्ट करनी है तो उसका एक ही तरीका हो गया, है ना। तो NP0 की वैल्यू देखे या NC0 की वैल्यू देखे, दोनों की वैल्यू 1 होगी। बात यहां पे यह है कि NCN की भी वैल्यू 1 ही होने वाली है। यहां पे देखो NPN की वैल्यू n फैक्टोरियल होती है, क्योंकि ये तो हो गया अरेंजमेंट कि n में से n चीजों का अरेंजमेंट करो तो n फैक्टोरियल वेज से आ सकता है। बट अगर मैं NCN लिख रहा हूं, इसका मतलब हो गया सिलेक्शन, कि n में से n चीजें सेलेक्ट करनी है तुम्हें। तो अगर सबको ही सेलेक्ट करना है तो उसका एक ही तरीका हो गया ना यार, है ना। मैंने बोला कि भाई 10 लोग हैं, 10 को सेलेक्ट करना है, तो एक ही तरीका हो गया 10C10 की वैल्यू, ठीक है, 1 ही होने वाली है। तो NC0 एंड NCN दोनों की वैल्यू 1 होती है। फिर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है कि NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR। ये हम बाइनोमियल के अंदर देखते हैं, बाइनोमियल के ऊपर इसमें सीरीज के क्वेश्चंस भी देखे जाते हैं, तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखें। NCX बराबर NCY इफ x बराबर y और x प्लस वाई बराबर n। और एक इंपॉर्टेंट रिश्ता है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिश्ता NPR और NCR के टर्म्स में, कि NPR इज इक्वल टू NCR इंटू R फैक्टोरियल। इसको अपन ऐसे ध्यान रखेंगे, देखो NPR का मतलब क्या हो गया कि n में से r चीजों का अरेंजमेंट, है ना। तो अपन डायरेक्टली NPR लिख सकते हैं कि भाई 5 में से 3 चीजों का अरेंजमेंट करना है, तो डायरेक्ट अपन 5P3 लिख सकते हैं। उसी चीज को सोचने का दूसरा तरीका ये हो सकता है कि पहले आप 5 में से 3 को सेलेक्ट कर लो, है ना, पहले आप n में से r को सेलेक्ट कर लो, तो NCR। फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लग रहा है कि पहले आपने n में से r को सेलेक्ट किया, फिर उन r चीजों का अरेंजमेंट कर दिया, तो उन r चीजों का अरेंजमेंट आ जाता है r फैक्टोरियल बेस से।
दैट इज वाई एनपीआर इज इक्वल टू एनसीआर इनटू आर फैक्टोरियल। इसी को फॉर्मूला के रूप में भी देख सकते हैं कि भाई एनपीआर का जो फॉर्मूला होता है उसको अगर मैं, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनपीआर एंड द फॉर्मूला फॉर एनसीआर इज एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, है ना। ये एनसीआर का फॉर्मूला हो गया। तो एनसीआर के फॉर्मूले को अगर मैं आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो अपने को एनपीआर मिल जाएगा। ठीक है, तो एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल बराबर एनपीआर। क्लियर है, सिंपल है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव अहेड। तो इसके अंदर प्योर सिलेक्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं। एनसीआर के ऊपर प्योर सिलेक्शन वाले क्वेश्चंस देख लिए जाए कि देयर आर एन पॉइंट्स इन अ प्लेन, नो थ्री ऑफ विच आर कोलिनियर, कोई भी तीन कोलिनियर नहीं है। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बाय जॉइनिंग दीज पॉइंट्स। एन पॉइंट्स अगर हमारे सामने है स्पेस में, ठीक है, कोई भी तीन कोलिनियर नहीं है, तो कितनी स्ट्रेट लाइन बन सकती है? तो उतनी ही स्ट्रेट लाइन बन सकती है जितने वेज में आप किसी भी दो पॉइंट को सेलेक्ट कर पाओ। जैसे मैंने सपोज इन दोनों को सेलेक्ट किया तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो नंबर ऑफ वेज इन विच यू कैन सेलेक्ट 2 पॉइंट्स आउट ऑफ n पॉइंट्स, तो इसका आंसर हो जाएगा nc2 कि n में से दो चीजों को सेलेक्ट करना है। nc2 इज द टोटल नंबर ऑफ वेज। ठीक है, तो ये प्योर सिलेक्शन वाला सवाल हो गया, यहां पे कोई अरेंजमेंट नहीं लग रही है। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कि अगर हमारे सामने n पॉइंट से कितने ट्राइंगल्स बना सकता हूं, कोई भी तीन पॉइंट्स अगर कोलिनियर नहीं है तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आ जाएंगे nc3 कि जितने वेज में आप तीन पॉइंट्स को सेलेक्ट कर पाओ उतने ही यहां पे ट्राइंगल्स बन जाएंगे। नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि nc2 माइनस n इज द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन। एक पॉलीगन ले लिया हमने n साइडेड का, ठीक है, n साइडेड हमने पॉलीगन ले लिया, तो इसकी n वर्टिसेस होने वाली है बच्चा पार्टी, राइट, n वर्टिसेस हो गई, तो मेरे को n पॉइंट्स यहां पे दिखाई दे रहे हैं। तो अगर n में से मैं कोई भी दो पॉइंट्स को चूज करूं, nc2 है ना, nc2, n में से कोई भी दो पॉइंट्स को चूज किया जाए तो या तो हमारे पास साइड मिलने वाली है या फिर डायगोनल मिलने वाला है ना। जो लाइन बनेगी या तो वो साइड होगी या डायगोनल होगी। कि सपोज ये दो एडजेसेंट पॉइंट चूज हो जाते हैं तो हमें साइड मिल जाएगी, अगर दो एडजेसेंट पॉइंट चूज नहीं होते तो एक डायगोनल मिल जाएगा अपने पास। तो इन n में से कोई भी दो पॉइंट्स को चूज किया गया तो या तो साइड्स मिल रही है या डायगोनल मिल रहे हैं। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू nc2 माइनस नंबर ऑफ साइड्स। साइड्स की वैल्यू तो n ही है, n साइडेड पॉलीगन है तो n साइड्स हो गई, तो nc2 माइनस n इज इक्वल टू नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ n साइडेड पॉलीगन। ठीक है, तो अगेन दिस इज अ प्योर सिलेक्शन बेस्ड इक्वेशन, कोई अरेंजमेंट यहां पे नहीं लग रहा है। 10 points in a plane, no 3 being collinear except 4 which are on the same line। 10 पॉइंट्स हैं हमारे सामने प्लेन में जिसमें से कोई भी तीन कोलिनियर नहीं है एक्सेप्ट 4 पॉइंट। ठीक है, कि ये जो 4 पॉइंट्स है वो कोलिनियर पॉइंट्स है ना, 4 पॉइंट्स यहां पे कोलिनियर हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 4 पॉइंट्स अपने को कोलिनियर दिखाई दे रहा है। कोलिनियर मतलब कि भैया इन 4 पॉइंट से मिलके एक ही लाइन मिलने वाली है ना, इन 4 पॉइंट से एक ही लाइन, और बाकी जो 6 पॉइंट्स है वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है ना, बाकी 6 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। ओके, तो कितनी नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बन सकती हैं? तो इसके दो तरीके से अपन इस क्वेश्चन में प्रोसीड कर सकते हैं ना। तो मेथड 1 ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन, तो ये ऐसे सवाल है जो आपको सिलेक्शन है ना इंप्रूव करवाता है कि सिलेक्शन कैसे करना है वो समझ में आता है यहां पे। ठीक है, तो या तो ऐसे किया जा सकता है कि भैया इन 6 में से कोई भी दो पॉइंट्स को सेलेक्ट कर लो, इन 6 में से कोई भी दो पॉइंट्स को सेलेक्ट करो तो हमारे सामने एक लाइंस मिल जाएगी, तो 6c2 यहां पे लाइंस दिखने वाली है। इन 6 में से कोई भी दो पॉइंट्स को सेलेक्ट किया, 6c2 विल बी द नंबर ऑफ लाइंस। या फिर दूसरा तरीका हो गया कि यहां से मैं एक सेलेक्ट करूं, इधर से मैं एक सेलेक्ट कर लूं, कि इन 6 में से एक सेलेक्ट किया और इन 4 में से एक पॉइंट सेलेक्ट किया तो भी हमारे सामने लाइन दिखाई देती है। तो नंबर ऑफ वेज इन विच आई कैन सेलेक्ट 1 पॉइंट्स, इन 6 में से एक पॉइंट को सेलेक्ट करना है, फिर इन 4 में से भी एक पॉइंट को सेलेक्ट करना है, तो 6c1 इंटू 4c1 इतनी लाइंस और बन जाएगी, है ना, इनमें से एक इनमें से एक, है ना, इधर से एक आया इधर से एक आया, एक लाइन मिल गई अपने पास। तो 6c1 इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 1 पॉइंट्स आउट ऑफ दीज 6 पॉइंट्स, 4c1 इज नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 1 पॉइंट आउट ऑफ दीज 4 पॉइंट्स, प्लस और इन चारों से मिलके एक ही लाइन बन रही है ना, तो ये 4 मिलके 4c2 लाइंस नहीं बना रहे, ये 4 मिलके सिर्फ एक ही लाइन बना रहे हैं। तो एक तरीका ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन को करने का। मेथड 2 ऑफ डूइंग द सेम क्वेश्चन गोज लाइक दिस,
कि अगर कोई भी कोलिनियर नहीं होते, कोई भी कोलिनियर नहीं होते, तो डायरेक्टली मैं 10C2 लगा देता कि मेरे सामने 10 पॉइंट है, 10 में से 2 पॉइंट जितने तरीके से अपन लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, तो डायरेक्टली अपन यहां पे 10C2 लगा देते हैं अगर कोई भी 2 कोलिनियर नहीं होते, कोई भी 3 कोलिनियर नहीं होते तो। बट यहां पे हो क्या रहा है कि ये 4 पॉइंट्स निकम्मे पॉइंट्स है, ये चारों कोलिनियर पॉइंट्स है, ये चारों मिलके एक ही लाइन बना पाएंगे, ठीक है, ये चारों मिलके एक ही लाइन बना पा रहे हैं। तो 10C2 में से हमने 4C2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये चारों मिलके एक ही लाइन बना पा रहे हैं, तो 4C2 लाइन तो नहीं बना पा रहे, तो उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया, बट 1 हमने ऐड कर दिया। 1 इसलिए ऐड किया क्योंकि चारों मिलके एक तो लाइन बना ही रहे ना भाई साहब, इतने भी निकम्मे नहीं है, ठीक है, कि एक लाइन तो बना ही रही है चारों पॉइंट्स मिलके। तो 10C2 इज द टोटल नंबर ऑफ लाइंस व्हिच कुड हैव बीन मेड, अगर कोई भी 3 कोलिनियर नहीं होते तो। उसमें से 4C2 हमने सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि ये 4 पॉइंट्स मिलके, है ना, 4C2 लाइंस तो नहीं बना पा रहे हैं, तो उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया, और उसमें 1 ऐड कर दिया क्योंकि ये चारों मिलके एक लाइन तो बना ही रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 मेथड इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के। फिर बाद में हमारे सामने आता है कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, कि कितने ट्राइंगल्स बन सकते हैं, ओके। तो 10 पॉइंट से बचा पार्टी, 10 पॉइंट्स मिलके 10C3 ट्राइंगल्स बना सकते थे, ठीक है, 10 पॉइंट्स है, 10 पॉइंट्स मिलके 10C3 नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बना सकते थे। बट हुआ क्या, 4 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो वो 4 कोलिनियर पॉइंट्स कितने ट्राइंगल्स बनाएंगे, हाँ जी, एक भी ट्राइंगल नहीं बनाएंगे ना, वो तो 0 ट्राइंगल बनाएंगे 4 कोलिनियर पॉइंट्स। तो 10C3 में से 4C3 सब्ट्रैक्ट कर दिया क्योंकि ये 4 निकम्मे पॉइंट्स है। वो वैसे तो 4C3 ट्राइंगल बना सकते थे अगर वो कोलिनियर नहीं होते थे, बट वो कोलिनियर हो गए तो 4C3 ट्राइंगल्स अब वो नहीं बना पाएंगे। तो 10C3 में से 4C3 सब्ट्रैक्ट हमने कर दिया है। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। If first 20 natural numbers are there, the number of ways in which 3 are selected if they are in AP. तो 1 से 20 तक हमें 3 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, 3 नंबर सेलेक्ट करने हैं सच दैट वो तीनों नंबर्स AP बना लें, है ना, कि 1 2 3 अप टू 20 में से 3 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं। सपोज वो 3 पॉइंट्स ABC मानो, तो ABC किसके अंदर हो, AP के अंदर हो। अगर ये 3 पॉइंट्स AP के अंदर है तो B की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, B विल बी इक्वल टू A प्लस C बाई 2। तो मैंने कहा, समझना इस क्वेश्चन के पीछे का आइडिया, कि आप सिर्फ A और C को सेलेक्ट कर लो, B ऑटोमेटिकली फ्री फोकट में आ जाएगा, B तो ऑलरेडी डिटरमाइंड है, आप सिर्फ A और C को सेलेक्ट करो। और A और C को भी इस तरीके से सेलेक्ट करना है कि या तो दोनों को इवन नंबर सेलेक्ट किया जाए, जैसे A को मैंने 2 ले लिया, C को मैंने 6 ले लिया, तो B ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि 2 प्लस 6 बाई 2, है ना, B की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो हो गए 3 नंबर सेलेक्ट हो गए अपने पास। तो B तो फिक्स है ही, मुझे सिर्फ A और C को सेलेक्ट करना है, और इस तरीके से सेलेक्ट करूंगा कि या तो दोनों को मैं इवन लूं या फिर दोनों को ऑड नंबर्स ले लो, ठीक है, या तो दोनों को इवन नंबर्स ले लिया जाए। तो 1 से 20 तक 10 इवन नंबर्स है ना, तो 10 इवन नंबर्स में से 2 मैंने इवन नंबर्स सेलेक्ट कर लिए, 10 इवन नंबर्स में से 2 इवन नंबर्स मैंने सेलेक्ट कर लिए। तो हमारे पास देखो A और C मिल गया, B अपना आप आ गया। तो एक तो ये तरीका हो गया, या फिर, और कभी भी या आ जाए मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन लग रहा है, या फिर 10 ऑड नंबर में से 2 ऑड नंबर सेलेक्ट कर लिया जाए, है ना, मतलब A की वैल्यू 1 C की वैल्यू 9 ले लो, तो ये भी चलेगा कि 1 एंड 9, और B ऑटोमेटिकली फिक्स हो गया। तो 10 ऑड नंबर में से 2 ऑड नंबर सेलेक्ट किया जाए तो इसके टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 10C2। तो 10C2 प्लस 10C2 विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स 10C2। दिस इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और 10C2 की वैल्यू हो जाती है 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, ठीक है। ये अपना आंसर हो गया इस सवाल का, सिंपल है। तो इसको ऐसे प्रोसीड करना है ना। तो सिलेक्शन के ऊपर पहले मैं 1-2 सवाल और बता देता हूं कि इस टाइप के सवाल भी बनते हैं कि सपोज 7 मेन है एंड 8 वुमेन है, ठीक है। अ कमिटी और अ टीम ऑफ, क्योंकि कमिटी की स्पेलिंग टफ होती है, अ टीम ऑफ लेट्स से 11 पीपल इज सेलेक्टेड, ठीक है। इनमें से 11 लोगों की हमें टीम बनानी है। अब इसके ऊपर अलग अलग तरह के सवाल हो सकते हैं कि पहला, सच दैट देयर इज एटलीस्ट, हाँ जी,
1 वुमेन, है ना, या 1 वुमेन तो एटलीस्ट आ ही जाएगी क्योंकि 11 लोगों को सेलेक्ट कर रहा हो, तो देयर आर एटलीस्ट 5 मेन। सपोज ये मैंने सवाल दिया कि एटलीस्ट मेरे को 5 मेन तो सेलेक्ट करने ही करने हैं, तो इसके तरीके ऐसे हो सकते हैं कि यार मैं अगर 5 मेन को सेलेक्ट करूं तो वुमेन कितनी सेलेक्ट करनी होगी, क्योंकि 11 लोगों की कमिटी बनानी है तो 6 वुमेन को सेलेक्ट करना पड़ेगा, और या फिर जब भी और आ जाए या आ जाए तो एडिशन, ठीक है। या फिर अपन ऐसा कर सकते हैं कि 6 मेन को सेलेक्ट किया, है ना, 6 मेन को सेलेक्ट किया तो अपन 5 वुमेन को सेलेक्ट कर रहे होंगे, या फिर अगर मैं 7 मेन को सेलेक्ट करूं तो 4 वुमेन को सेलेक्ट करेंगे, और मैक्स टू मैक्स 7 मेन ही सेलेक्ट कर सकते हैं, 8 मेन तो अपन कर नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि टोटल है ही 7 मेन भैया। तो 5 मेन को सेलेक्ट करने का तरीका हो जाएगा 7C5, 7 में से 5 मेन सेलेक्ट करने का तरीका 7C5। 6 वुमेन को सेलेक्ट करने का तरीका हो गया 8C6, कि पहले 7 में से 5 मेन को सेलेक्ट किया, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ देयर सिलेक्शन, फिर, और जब भी फिर आ जाए मल्टीप्लीकेशन लगेगा, 8 में से 6 वुमेन को सेलेक्ट किया तो 8 से 6, और का मतलब हो गया एडिशन, फिर 6 मेन मतलब 7C6 और 5 वुमेन 8C5, ठीक है। या फिर 7 में से 7 मेन को सेलेक्ट कर लिया, 7 मेन सेलेक्ट किया, और 4 वुमेन को सेलेक्ट कर रहे हैं, कितने में से, 8 में से, तो 8 में से 4 वुमेन को सेलेक्ट करने का 8C4 नंबर ऑफ वेज। तो अभी पिछले सालों में देखा जाए तो जेईई मेंस में ये कमिटी वाले क्वेश्चंस बहुत भर भर के आ रहे हैं, तो प्योरली ये सिलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हो, ठीक है, कॉन्सेप्ट इसके पीछे का पता है आपको, है ना। In how many ways can the 7 different colors of a rainbow be arranged so that the blue and green never come together, है ना। तो रेनबो के अंदर विबग्योर कलर होता है ना, VIBGYOR, ये तो आपने पढ़ा ही है। मैं चाह रहा हूं कि इनको अरेंज करना है ना, इनको अरेंज करना है सच दैट B एंड G कभी भी साथ में ना आए, कभी भी साथ में ना आए। तो इसके 2 मेथड होता है, एक तो मेथड 1 विच इज गैप मेथड, कि जिनको साथ नहीं रखना है, जिनको साथ नहीं रखना है उनको गैप्स में अरेंज कर लो, कि पहले बाकी कलर्स को अरेंज कर लो ना, कि भैया बी और जी के नखरे कि इनको साथ में नहीं रखे, तो पहले बाकी कलर्स को अरेंज कर लो। तो यहां पे बाकी कलर्स है VIYOR, इनको अरेंज किया, इनका अरेंजमेंट हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बेस से, ठीक है, VIYOR, इनका अरेंजमेंट हो गया बचा बाटी 5 फैक्टोरियल वेज से, मैंने पहले इनका अरेंजमेंट कर लिया, 5 कलर से 5 को अरेंज करना है, 5 फैक्टोरियल वेज हो जाएंगे। फिर अब मैं बी और जी को रखूंगा, और उनको इस तरीके से रखना है कि उनको गैप्स में रखा जाए ताकि वो साथ में ना हो, उनको गैप्स में रखा जाए। तो अगर 5 लोगों को अरेंज किया है तो उसके अंदर नंबर ऑफ गैप्स 6 हो जाएंगे ना, 1 2 3 4 5 6, ये देखो 6 प्लेसेस है, 6 गैप्स है। तो इन 2 कलर्स को मेरे को इन 6 में से किसी 2 गैप में बिठाने का है ना, इन 6 में से किसी 2 गैप में अरेंज करना है। तो पहले इन 6 में से 2 गैप्स मैंने सेलेक्ट किए, ठीक है, 6C2 मतलब 6 में से 2 गैप्स मैंने सेलेक्ट कर लिए। सपोज ये वाला गैप और ये वाला गैप सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो मुझे पता है कि बी एंड जी को यहां पे बिठा सकता हूं। अब यहां पे भी बिठाने के इनके 2 फैक्टोरियल वेज हो जाएंगे, है ना, कि बी इधर जाए जी इधर जाए, है ना, बी जी या जी बी इस तरीके से। तो इधर ये 2 फैक्टोरियल वेज उनको गैप्स में अरेंज करने। तो गैप मेथड क्या बोलता है कि पहले बाकियों को अरेंज करो, फिर नंबर ऑफ गैप्स काउंट करो, जितने गैप्स बन रहे हैं उसमें से सेलेक्ट कर लो कि भाई कितनों को बिठाना है। जैसे 2 को बिठाना था बी एंड जी को, तो 2 गैप सेलेक्ट किया हमने। 2 गैप सेलेक्ट करने बाद में उन दोनों गैप्स में अरेंज करने के तरीके हो जाएंगे 2 फैक्टोरियल। दिस इज वन ऑफ द वे। मेथड 2 ऑफ डूइंग द सेम क्वेश्चन गोज लाइक दिस, कि यहां पे टाइम मेथड लगेगा ना, है ना, टाइम मेथड या फिर बॉक्स मेथड अपन यूज कर सकते हैं। बॉक्स मेथड, बॉक्स मेथड इस तरीके से अपन यूज करेंगे कि भाई टोटल नंबर ऑफ वेज की टोटल कितने तरीके से मैं अरेंजमेंट कर सकता हूं इन 7 कलर्स का, माइनस वो वेज सब्ट्रैक्ट कर दो व्हेन बी एंड जी आर टुगेदर, माइनस वेज माइनस अरेंजमेंट्स in which B and G are together, ठीक है। तो एक बॉक्स दिखाई दे रहा है क्या, B और G को मैंने एक बॉक्स के अंदर बंद किया, ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए इसका नाम बॉक्स मेथड। कि टोटल नंबर ऑफ वेज तो 7 फैक्टोरियल आ गए, क्योंकि है ना 7 कलर है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट इज 7 फैक्टोरियल। माइनस इसमें से कर लिया कि जब B और G साथ में आ जाए, ठीक है,
तो बी और जी को साथ में रखना है अगर, तो इसको एक ही एंटिटी मानेंगे, ठीक है, इसको एक ही एंटिटी मानने वाले हैं अपन लोग, ठीक है। तो अब टोटल देखो मोटी मोटी कितनी एंटिटीज हो गई, है ना, 5, तो बाकी ये कलर्स हो गए 1 2 3 4 5, और बी और जी को अगर मैं एक ही एंटिटी मान रहा हूं तो टोटल मेरे सामने 6 चीजें दिखाई दे रही है। तो इन 6 चीजों को अरेंज करने का तरीका हो गया 6 फैक्टोरियल। फिर इस बॉक्स के अंदर चीजें अरेंज कर लो, तो बी और जी को बॉक्स के अंदर 2 फैक्टोरियल बेस से अरेंज कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ये हमारा आंसर हो गया बॉक्स मेथड से, ठीक है। थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं इसके ऊपर। If 4 boys and 4 girls are to be seated in a line, number of ways they can be seated so that no 2 girls are together, कोई भी 2 गर्ल्स साथ में ना बैठे, ठीक है, ओके। तो पहले मैंने क्या किया कि पहले बॉयज को अरेंज कर लिया ना, 4 बॉयज है, B1 B2 B3 B4, ये 4 बॉयज है। मैंने कहा पहले इन चारों बॉयज को अरेंज कर लो, फिर गर्ल्स को गैप में बिठाओ ताकि कोई भी 2 गर्ल्स आजू बाजू ना बैठे हो, पास पास ना बैठे हो, ठीक है। तो पहले इन बॉयज को अरेंज करने का तरीका हो गया, तो ये क्वेश्चन अपन कर रहे हैं गैप मेथड से, कि पहले इन बॉयज को अरेंज किया 4 फैक्टोरियल वेज से, ठीक है, दिस इज द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ बॉयज। फिर क्या करेंगे, गैप्स कितने मिल गए, 5 गैप्स मिल रहे हैं, है ना, 1 2 3 4 5 गैप्स। तो इन 5 गैप्स में से कितने गैप्स हमें सेलेक्ट करने हैं, इन 5 में से सिर्फ 4 गैप सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि 4 गर्ल्स को बिठाना है। तो 5 में से मैंने 4 गैप्स को सेलेक्ट कर लिया 5C4। जब 4 गैप सेलेक्ट हो गए तो उन 4 गैप्स में गर्ल्स को बिठाने के तरीके हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, है ना, गैप मेथड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है गैप मेथड, ठीक है। Not all girls are together or at least one girl is separated from the rest of the girls. अब इस क्वेश्चन को अपन गैप मेथड से नहीं करेंगे, इसने बोला है कि बस सारी की सारी गर्ल्स साथ में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि भाई 3 साथ में हो, 1 अलग हो, या 2 साथ में 2 अलग साथ में, है ना, बस सारी की सारी साथ में नहीं होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका हो जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट, कि टोटल 8 लोगों को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 4 बॉयज है 4 गर्ल्स है, तो टोटल 8 लोगों को अपन 8 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकते हैं। माइनस वो वेज कर लेंगे, है ना, माइनस दी अरेंजमेंट्स in which these 4 girls G1 G2 G3 G4 ये जब साथ में हो आर टुगेदर, ठीक है। तो बॉक्स मेथड हमें यहां पे ख्याल आना चाहिए कि जब ये 4 गर्ल्स साथ में हो तो अब एंटिटीज कितनी हो गई भाई, ये 4 गर्ल्स को अपन एक ही एंटिटी मानेंगे, है ना, ठीक है, एक ही जान मानेंगे इन चारों को अपन। तो 4 तो बॉयज है और एक बॉक्स हो गया, 4 बॉयज और एक बॉक्स, तो टोटल 5 लोग हैं। तो 5 लोगों को अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल। फिर हमेशा ध्यान रखें कि बॉक्स के अंदर भी तो अरेंज हो सकता है ना, G1 G2 G3 G4 इस बॉक्स के अंदर कितने वेज से अरेंज हो सकती है, 4 फैक्टोरियल वेज से अरेंज हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया कि टोटल नंबर ऑफ वेज आर 8 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल आर बिकॉज 5 एंटिटीज, है ना, कि 4 बॉयज एंड 1 बॉक्स, ठीक है। 4 बॉयज एंड 1 बॉक्स को अरेंज करने का तरीका, क्योंकि टोटल 5 चीजें हैं तो 5 चीजों को अरेंज करने के तरीके हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल। फिर उस बॉक्स के अंदर अरेंजमेंट इनसाइड द बॉक्स, दिस इज अरेंजमेंट इनसाइड द बॉक्स, ठीक है। तो आई होप आपको फील आ गई होगी गैप मेथड की एंड टाइम मेथड की। अब आ जाते हैं, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल चीजें। नेक्स्ट टॉपिक पे, अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल थिंग्स। जब चीजें आइडेंटिकल हो जाती है ना तो उसके अरेंजमेंट के तरीके थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे अगर सपोज मुझे ABC को अरेंज करना है तो इन 3 लेटर्स को अरेंज करने के 3 फैक्टोरियल वेज आ जाएंगे, 3 फैक्टोरियल वेज, कि ABC हो सकता है, BAC हो सकता है, CBA हो सकता है, तो 3 फैक्टोरियल, टोटल 6 वेज मैं आपके सामने रख सकता हूं इनको अरेंज करने के। बट वहीं पे अगर A आ जाता है, तीनों आइडेंटिकल हो गया, तो क्या अभी भी 3 फैक्टोरियल वेज है क्या अरेंज करने के? नहीं, अब सिर्फ एक ही तरीका है भाई, तीनों आइडेंटिकल है, एक ही तरीका होगा, ठीक है। या फिर ऐसा लिख दिया A B, तो इनको अरेंज करने के कितने तरीके हो जाएंगे? तो इधर ये फंडा है कि जितनी आइडेंटिकल चीजें हैं उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। कि यहां पे देखो तीनों की तीनों आइडेंटिकल चीजें हैं, तो वैसे तो 3 चीजों को अरेंज करने के 3 फैक्टोरियल वेज होते हैं, बट क्योंकि तीनों आइडेंटिकल है तो 3 फैक्टोरियल से हमने डिवाइड कर दिया, तो इसलिए अपने पास 1 ही वे आया। ओके,
यहां पे देखो ए बी को अगर हमें अरेंज करना है तो तीन चीजें हैं, तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, क्योंकि दो आइडेंटिकल है यहां पे तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल वेज आ जाएंगे इधर। तो वही चीजें लिखी है कि नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n थिंग्स p ऑफ वन काइंड q ऑफ अनदर काइंड आर ऑल आर डिफरेंट, है ना। तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल, बाकी r डिफरेंट है ना तो r फैक्टोरियल से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ओके, जैसे कि महाभारत से फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड महाभारत। तो महाभारत के अरेंजमेंट से टोटल कितने वर्ड्स बन सकते हैं, तो पहले काउंट कर लो कि टोटल लेटर्स है कितने। तो टोटल 10 लेटर्स आ रहे हैं हमारे सामने। तो 10 लेटर्स को अरेंज करने का तरीका 10 फैक्टोरियल। अब इसमें से कुछ कुछ आइडेंटिकल है, कुछ कुछ रिपीट हो रहे हैं। कौन कौन रिपीट हो रहे हैं, देखो 1 2 3 4 बार ए रिपीट हो रहा है, तो इसलिए 4 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। मतलब बेसिकली हम ए की जो आपस में अरेंजमेंट है ना उसको कैंसिल आउट करना चाह रहे हैं। तो 4a है तो 4a का अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल वेज से नहीं होगा, तो उसको कैंसिल आउट करना है तो डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल कर दिया। a का आपस में परमुटेशन हम लोग कैंसिल आउट कर रहे हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, क्यों, क्योंकि यहां पे दो आइडेंटिकल है, दो आइडेंटिकल h देख रहे हैं, है ना। देखो h 2 बार आ रहा है, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल अगेन। तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इस तरीके से अपन आइडेंटिकल चीजों का अरेंजमेंट करते हैं। So in how many ways the letters of the word permutations be arranged if the word start with P and ends with S? P से स्टार्ट करना है तो पहला प्लेस फिक्स्ड है, S के साथ खत्म करना है, आखिरी प्लेस भी फिक्स्ड है। बीच में कौन कौन बच गए, बीच में हमारे सामने है E है, R है, M है, U, T, A, T, I, O and N। PERMUTATION, ठीक है। तो बेसिकली बीच में इन लेटर्स को हम जितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं उतने ही वर्ड्स बन पाएंगे। तो ये लेटर्स है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल 10 लेटर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, है ना। ये 5 हो गए, ये 5, टोटल 10 लेटर्स, तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, अब देख लो इसमें से कोई आइडेंटिकल तो नहीं है, जो आइडेंटिकल है उनका परमुटेशन आपस में कैंसिल आउट करना है, ठीक है। तो इसमें से आइडेंटिकल कितने हैं बेटा, ठीक है। इधर E रिपीट हो रहा है क्या, E तो नहीं रिपीट हो रहा है। R M U T A T, T 2 बार आ रहा है ना, T 2 बार आ रहा है तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल कर देंगे। और कोई रिपीट हो रहा है क्या यहाँ पे, हाँ जी, PERMUTATION, और कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, दैट इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इन 10 लेटर्स को अरेंज करना है, इसमें से 2 आइडेंटिकल है, ठीक। 21 white and 19 black balls are arranged in a line. Balls of the same color are identical. 21 white balls है, सारी की सारी आइडेंटिकल है ना। बाकी कुछ ब्लैक है, वो भी सारी आइडेंटिकल है। Find the number of arrangement if black balls are separated. कोई भी 2 ब्लैक बॉल साथ में नहीं होनी चाहिए। तो पहले व्हाइट को अरेंज कर लो ना। अब अगर अपन व्हाइट बॉल्स को अरेंज कर रहे हैं, कितनी है, 21 व्हाइट बॉल्स है ना, 21। तो इन 21 व्हाइट बॉल्स को अरेंज करने का एक ही तरीका आएगा, क्योंकि सारी की सारी आइडेंटिकल है भैया, सारी की सारी आइडेंटिकल है, तो इनको अरेंज करने का तरीका तो एक ही होने वाला है, ठीक, इतनी बात है ना। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि 21 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 21 फैक्टोरियल, है ना, सारी आइडेंटिकल है तो एक ही तरीका यहां पे आ जाएगा। फिर क्योंकि हमें ब्लैक को साथ में नहीं रखना है तो यहीं पे अपन गैप मेथड अप्लाई कर रहे हैं कि बाकी जो ब्लैक बॉल्स है उनको गैप्स के अंदर रख दीजिए आप लोग। तो अगर 21 व्हाइट बॉल्स को अरेंज किया तो वहां पे 22 गैप्स देखने को मिलेंगे। अगर 10 लोग हैं तो 11 गैप्स होंगे, 3 लोग हैं तो 4 गैप्स होंगे, है ना। कि अगर 3 लोग हैं तो इसमें गैप्स कितने मिल गए, कि देखो ये गैप्स आ गए ना, 4 गैप्स अपने पास आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर 21 व्हाइट बॉल्स को अरेंज किया है तो टोटल 22 गैप्स अपने को देखने को मिलेंगे, और 22 में से 19 गैप्स सेलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि इन 22 में से 19 गैप्स सेलेक्ट किया, उन्हीं 19 गैप्स में से इन 19 ब्लैक बॉल्स को हमने रख दिया। और इनको अरेंज करने का तो एक ही तरीका हुआ, गैप्स में अरेंज करने का एक ही तरीका, क्योंकि 19 ब्लैक आइडेंटिकल है, तो गैप मेथड यहां पे यूज कर रहे हैं। 22C19 विल बी आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। डिक्शनरी प्रॉब्लम पे 1 मिनट में आते हैं, बट उससे पहले एक बार ये ग्रिड प्रॉब्लम कर लेते हैं, ठीक है। कि कई बार ऐसा होता है ग्रिड प्रॉब्लम जिसके अंदर एक पॉइंट है 1,1, यहां से मुझे जाना है 4,5 पे, 1,1 से 4,5 पे पहुंचना है,
कितने अलग अलग तरीके से मैं पहुंच सकता हूं, जहां पे मूवमेंट या तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ऐसा सा मूवमेंट रहेगा। तो एक तरीका ये हो गया कि भैया मैंने कंटिन्यूस 3 हॉरिजॉन्टल स्टेप लिए, फिर मैंने 4 वर्टिकल स्टेप्स ले लिया। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन, कि 3 हॉरिजॉन्टल 4 वर्टिकल। या फिर ऐसा किया जा सकता है कि पहला वाला वर्टिकल लिया, फिर 2 हॉरिजॉन्टल स्टेप लिए, फिर 3 वर्टिकल लिया, फिर 1 हॉरिजॉन्टल स्टेप ले लिया। तो बेसिकली कितने भी तरीके से जाओ, है ना, जिसके अंदर वापस पीछे नहीं आ सकते ना, शॉर्टेस्ट पाथ हमें देखना है कि शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ठीक है, कि नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक कितने शॉर्टेस्ट पाथ ले सकते हैं जिसके अंदर मूवमेंट या तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली अलाउड है। तो मुझे पता है कि मुझे 3 तो हॉरिजॉन्टल स्टेप्स लेने ही पड़ेंगे, इधर से इधर तक पहुंचने के लिए 3 हॉरिजॉन्टल स्टेप्स लेने पड़ेंगे, 3 बार तो हॉरिजॉन्टल स्टेप्स, एंड 4 वर्टिकल स्टेप्स लेने पड़ेंगे ना, 4 वर्टिकल स्टेप्स। तो पहले स्टेप्स काउंट कर लो कि भाई 3 हॉरिजॉन्टल 4 वर्टिकल। अब मैं इसको किसी भी ऑर्डर में लिख सकता हूं, ऐसा कर सकता हूं कि भाई पहले मैंने 2 हॉरिजॉन्टल लिए, फिर 1 वर्टिकल स्टेप ले लिया, फिर 1 हॉरिजॉन्टल लिया, फिर बाकी मैंने वर्टिकल स्टेप ले लिया, है ना। टोटल देखो 7 स्टेप अपन ले रहे हैं। ठीक है, टोटल 7 स्टेप लिए जा रहे हैं यहां पे। तो बेसिकली इनको जितने तरीके से मैं अरेंज कर सकता हूं उतने ही नंबर ऑफ पाथ हमारे सामने आ सकते हैं। तो 3h 4b इनको अरेंज करने के टोटल वेज हो जाएंगे 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। ये टोटल 7 चीजें, तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, बिकॉज 3h आइडेंटिकल, 4v आइडेंटिकल, तो डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। तो दिस इज नंबर ऑफ वेज इन विच आई कैन गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें। चलिए, अब इसमें डिक्शनरी जो प्रॉब्लम्स आती है जिसके अंदर मुझे ऑल परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन आर अरेंज्ड इन डिक्शनरी, देन फाइंड द 50th वर्ड, कि 50th वर्ड कौन सा होने वाला है डिक्शनरी में। तो सबसे पहले देखो, डिक्शनरी में जब बहुत ही छोटी डिक्शनरी बनेगी है, इसके अंदर लेटर्स कौन कौन से अपन यूज कर सकते हैं। ए है, ए कितनी बार है, 2 बार है, GHIJKLMN। ठीक है, तो पहले इसको मैंने अरेंज कर दिया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। पहला स्टेप यह रहेगा कि इनको अरेंज कर दीजिए आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ए से स्टार्ट होगा, ए जी, फिर आई, फिर एन, इस तरीके से ये अरेंजमेंट यहां पे होने वाली है। ओके, फिर मैं काउंट करूंगा कि अपन जब वर्ड्स बनाएंगे ना, तो सबसे पहले ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स आएंगे। ठीक है, डिक्शनरी का भी पढ़ी है, देखा है कि सबसे पहले ए से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स मिल जाएंगे हमें। ठीक है, फिर हमें जी से स्टार्ट होने वाले वर्ड दिखेंगे, फिर अपने को आई से, फिर अपने को एन से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स दिखने वाले हैं। तो ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स होंगे, तो ए को अगर पहले प्लेस पे फिक्स किया जाए तो यहां पे 4 नंबर्स रह गए, 4 लेटर्स रह गए, ए जी आई और एन। इनको अरेंज करने के टोटल तरीके आ गए 4 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर देखा जी से, 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 × 12, 12 दूनी 24, 24 वर्ड्स हमें मिल गए ए से स्टार्ट होने वाले हैं। मुझे तो 50th वर्ड तक पहुंचना है कि 50वें नंबर पे कौन सा वर्ड आने वाला है। ठीक है, फिर बाद में मैंने देखा जी से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स होंगे, तो जी से स्टार्ट करना है तो यहां पे 4 लेटर्स बच गए, ए आई और एन। इन 4 लेटर्स का अरेंजमेंट हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, मतलब ये टोटल 12 वर्ड्स मिलेंगे। जी को तो पहले प्लेस पे फिक्स कर दिया, बाकी 4 प्लेस पे ये 4 लेटर्स 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल बेस से अरेंज हो सकते हैं, मतलब टोटल 12 वर्ड्स मिलेंगे जो कि जी से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक 36 हो चुके हैं। फिर बाद में मुझे आई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आई से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स आएंगे, आई को पहले वाले प्लेस पे फिक्स्ड किया, तो फिर से यहां पे ए जी और एन, इन 4 लेटर्स को अरेंज करना है, तो इनको अरेंज करने के 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल वेज आ गए, मतलब 12 और आ गए। तो 48 वर्ड्स तो मेरे को यहां तक दिख चुके हैं कि अच्छा यहां तक टोटल 48 वर्ड्स आ गए। उसके बाद में एन से स्टार्ट होने वाला वर्ड आएगा, है ना, वो 49th वर्ड होगा एन से स्टार्ट होने वाला वर्ड। और एन से स्टार्ट होने वाला पहला वर्ड कौन सा होगा, वो पहला वर्ड होगा NAAGI। दिस इज द 49th वर्ड। ठीक है, कि भाई एन से स्टार्ट हो रहा है, बाकी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया AAGI, तो दिस इज द 49th वर्ड स्टार्टिंग विद। ठीक है, और इसका जो अगला वर्ड होगा वो होगा NAAIG। ठीक है, दिस इज द 50th वर्ड। ये अपने पास 50th वर्ड आ गया, है ना, ये अपना आंसर हो गया इस क्वेश्चन का।
सिंपल है। तो इसी तरीके से आप किसी भी वर्ड के बारे में निकाल सकते हैं कि भाई उनको अगर अरेंज किया डिक्शनरी में तो उसकी ऑर्डर क्या होने वाला है, उसकी रैंक क्या होने वाली है। ठीक है, ओके। तो हम ज्यादा सवाल नहीं कर पाएंगे, नहीं तो सेशन बहुत लंबा चला जाएगा बच्चा पार्टी। तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं, सर्कुलर परमुटेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सर्कुलर परमुटेशन मतलब सर्कल में कितने वेज से अरेंज किया जा सकता है। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग n distinct things in a circle, है ना। एक सर्कल में अगर हमें n डिस्टिंक्ट चीजों को अरेंज करना है तो उसके नंबर ऑफ वेज आ जाते हैं n-1 फैक्टोरियल। देखो, लाइन में अरेंज करने के n फैक्टोरियल वेज आते हैं, बट सर्कल में अरेंज करने के n-1 फैक्टोरियल वेज आते हैं। ठीक है, और जहां पे अगर, ठीक है, इफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट डू नॉट मैटर। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट डजंट मैटर, अगर ये मैटर नहीं कर रही है कि क्लॉकवाइज अरेंजमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट मैटर नहीं कर रही है, तो n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 वेज आएंगे। तो देखो, पहला वाला हो गया कि भैया अगर हमें 5 लोगों को सपोज एक राउंड टेबल पे अरेंज करना है तो 5 लोगों को राउंड टेबल पे अरेंज करने के 4 फैक्टोरियल वेज आएंगे। वहीं पे दूसरा तरीका हो गया कि अगर मेरे को गार्लैंड बनानी है, एक माला बनानी है, 5 डिफरेंट मोती है, 5 डिफरेंट मोती की अगर हमें माला बनानी है तो वो 5-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, क्योंकि वहां पे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट मैटर नहीं कर रही है, सर्कल के अंदर मैटर करती है ना। अगर 5 लोगों को अरेंज करना है एक टेबल पे तो वहां पे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट डिफरेंट रहती है। तो उसके तरीके आ जाएंगे 5-1 फैक्टोरियल विच इज 4 फैक्टोरियल। ओके, और वहीं पे अगर एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज अरेंजमेंट मैटर नहीं कर रही है, वो कौन से केसेस में मैटर नहीं करती है, इन केस ऑफ गार्लैंड और नेकलेस। ठीक है, इन केस ऑफ नेकलेस एंड गार्लैंड, है ना। तो उस केसेस के अंदर अपन डिवाइड बाय 2 और कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस के ऊपर, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस। ठीक है, कि हमारे सामने कुछ n चीजें रखी है, कितने डिफरेंट तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो व्हेन थिंग्स आर डिफरेंट, अगर अपने सामने n डिफरेंट थिंग्स रखी है तो उनको सेलेक्ट करने के कितने तरीके आएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज, कि आप द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 थिंग्स आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स। तो आप ये कर सकते हो कि भाई n में से एक सेलेक्ट किया, या फिर 2, या फिर 3, या n में से n को ही सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आती है 2n-1। ठीक है, बाइनोमियल में भी हम लोग पढ़ते हैं कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, बाइनोमियल के अंदर भी ये सीरीज देखने को मिलती है, दैट इज इक्वल टू 2n। एंड बिकॉज वी नो दैट NC0 की वैल्यू 1 होती है, तो NC1 से NCn तक का समीशन हो जाएगा 2n-1। ठीक है, तो 2n-1, दैट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 थिंग्स आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स। ठीक, क्लियर है इतनी बात है। इसी चीज को इस तरीके से समझा जा सकता है कि सपोज यार तुम्हारे मामा जी आए, मामा जी बोले कि अच्छा यूरोप से आए हैं, तुम्हारे सामने 5 डिफरेंट चॉकलेट्स रख दी। ठीक है, 5 डिफरेंट चॉकलेट्स तुम्हारे सामने रखी है, जैसे कि C1, C2, C3, C4 एंड C5, 5 डिफरेंट चॉकलेट्स तुम्हारे सामने है। बोला कि उठा लो जितनी उठानी है तुम्हें, है ना। टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस देखो कितने तरीके से कर सकते हो। तो या तो अगर आप में शर्म है, ठीक है, मम्मी ने मना किया है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, क्या हमारे घर पे क्या चॉकलेट नहीं मिलती, हम क्या नहीं दिला सकते, नहीं 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 सारी मत उठा लेना। तो अगर है ना बहुत ही शर्मिला बच्चा है तो वो एक भी ना उठाए, NC0 कर ले। ठीक है, या फिर कोई बच्चा एक उठा ले, या फिर कोई बच्चा इनमें से कोई 2 चॉकलेट सेलेक्ट करे, या फिर बिल्कुल ही बेशरम हो आप तो 5 की 5 ही चॉकलेट आप लोग उठा लोगे, है ना। यही फायदा है, इसी में फायदा है भाई, 5 उठाओ। तो टोटल नंबर ऑफ जो सिलेक्शन हो जाएंगे वो यहां पे हो जाएगा 5C0 प्लस 5C1 प्लस 5C2 अप टू 5C5, मतलब 2n-5। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग। ठीक है, एंड 5C0 से 5C5 तक का समीशन 2n-5 के इक्वल होता है। इसी चीज को दूसरे तरीके से सोचना कि भाई पहली चॉकलेट है, 2 तरीके, सेलेक्ट करें या ना करें। दूसरी चॉकलेट के भी 2 तरीके कि सेलेक्ट करें या ना करें। तीसरी के भी 2 तरीके, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, तो 5 बार 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2n-5।
बट अगर तुम्हें इंसिस्ट किया गया कि नहीं एटलीस्ट एक तो उठा लो, मम्मी ने भी परमिशन दे दी कि हाँ एटलीस्ट एक तो उठा ही ले चॉकलेट, ठीक है, तो वहां पे 2⁵5 -1 वेज आ जाएंगे ना। 5c 0 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब 5c 1 से 5c 5 तक का समीशन ढूंढ रहे हैं अपन, तो 2⁵5 -1 नंबर ऑफ वेज यहां पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो डिस्टिंक्ट चॉकलेट से टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस की बातें चल रही है। वहीं पे अगर चॉकलेट्स आइडेंटिकल हो गई कि द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन थिंग्स वेयर p अलाइक ऑफ वन काइंड एंड q अलाइक ऑफ अनदर काइंड, ठीक है। सपोज आपके सामने इस बार 5 तो सेंटर फ्रेश रख दी है ना, सेंटर फ्रेश चॉकलेट, ठीक है ना, ऐड वैड नहीं हो रहा है यहाँ पे उसका, ठीक है। तो 5 सपोज सेंटर फ्रेश रख दी और कुछ 1-1 रुपए की कोई भी चॉकलेट में ले रहा हूं, पल्स ले ली, चलो 6 पल्स ले ली। पल्स खाई क्या तुमने कभी, है ना, तो 6 पल्स रख दी तुम्हारे सामने, है ना, मामा जी सामने आए, बोला कि ये लो 5 सेंटर फ्रेश 6 पल्स उठा लो। कितने तरीके से तुम उठा सकते हो, ठीक है। तो यहां पे भी वही तरीके कि यार अगर मैं 5 सेंटर फ्रेश उठाना चाहता हूं तो हो सकता है मैं 0 उठाऊं, या फिर इसमें से 1 उठा लूं, या 2 उठा लूं, या 3 उठा लूं, या पांचों की पांचों उठा लूं। तो यहां पे 6 वेज आएंगे बच्चा पार्टी। कितने वेज, 6 वेज, ठीक है। 6 वेज हमें दिखने वाले हैं 5 सेंटर फ्रेश उठाने के, क्योंकि अब आइडेंटिकल है। अब आप चूज नहीं करोगे कि भैया इन 5 सेंटर फ्रेश में से कौन सी वाली उठाऊं, मैं कोई भी उठा लो भाई, सारी आइडेंटिकल है, सबके सब सेम है ना। वहां पे पिछले केसेस में 5 डिफरेंट चॉकलेट्स थी, यहां पे क्या था, 5 सेंटर फ्रेश सेम है, तो 6 वेज कैसे कि या तो आपने 0 उठाई, या 1 उठाई, या 2 उठाई, या पांचों की पांचों उठा ली, तो 6 वेज देखने को मिलेंगे। वैसे ही 6 पल्स में से सिलेक्शन करना है तो यहां पे 7 वेज आएंगे सेलेक्ट करने के, ठीक है, n+1 वेज, है ना। अगर p आइडेंटिकल चीजें हैं तो p+1 वेज आएंगे, q आइडेंटिकल चीजें हैं तो q+1 वेज आने वाले हैं। इसमें से आपने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, अगर एटलीस्ट एक चीज तो उठानी ही उठानी, तो टोटल नंबर ऑफ वेज आर 6 × 7 -1, ठीक है। वहीं पे अगर ये नहीं बोल रखा हो कि नहीं एक तो एक उठानी, अगर ये वाली चीज नहीं बोल रखी है तो 5 × है ना, ये 6 × 7 ही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतनी बातें। जैसे कि देखो, out of 2 oranges, 3 mangoes and 4 apples, how many different selections of fruits can be made if each selection has at least one fruit? Fruits of the same species are alike. Same species के fruits alike है, identical है। तो 2 oranges है, एटलीस्ट मुझे एक फ्रूट उठाना है ना, कि 2 oranges, 3 mangoes, 4 apples, ठीक है। तो 2 oranges में से सेलेक्ट करने के 3 तरीके हो सकते हैं कि भैया 0 सेलेक्ट किया, 1 सेलेक्ट किया, या 2 तरीका, है ना। 3 मैंगोज में से सेलेक्ट करने के 4 वेज हो सकते हैं, 4 एप्पल्स में से सेलेक्ट करने के 5 वेज हो सकते हैं, ठीक है। उसमें से -1 वे हमने कम कर लिया कि भाई एटलीस्ट एक फ्रूट तो हमें उठाना ही उठाना, ठीक है। तो ये आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का कि एटलीस्ट 1 फ्रूट, ओके। सेकेंड पार्ट का आंसर जिसमें बोला गया है एटलीस्ट 1 फ्रूट ऑफ एवरी स्पीसीज, कि हर वैरायटी का एक फ्रूट तो तुम्हें उठाना ही है। ऐसा मत करो कि तुम 0 ऑरेंजेस उठा रहे हो, क्योंकि जब 0 ऑरेंजेस भी उठा सकते थे तब हमारे सामने 3 तरीके आ रहे थे कि 0 ऑरेंज उठाया, 1 उठाया, या 2 उठाया। बट अब हमें एटलीस्ट एक फ्रूट तो लेना ही है हर वैरायटी का, तो ऑरेंजेस से सेलेक्ट करने के 2 वेज हो गए कि या तो 1 ऑरेंज या फिर 2 ऑरेंज। मैंगोज में से सेलेक्ट करने के हमारे पास 3 तरीके आ जाएंगे, या तो 1 मैंगो, या 2, या 3। एंड एप्पल्स में से सेलेक्ट करने के हमारे सामने 4 वेज आ जाएंगे। तो दिस इज आवर आंसर फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ दिस। इसमें से -1 करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि एक एक तो आप सब में से उठा ही रहे हो एटलीस्ट, है ना। एटलीस्ट 3 फ्रूट तो आपके हाथ में है ही, ठीक है। क्योंकि यहां पे क्या हो रहा था, फर्स्ट पार्ट में ऐसा भी हो सकता था कि 0 फ्रूट आपके हाथ में हो, तो बस आपको वो वाला केस सब्ट्रैक्ट करना है कि जिसमें से आप एक भी फ्रूट ना उठाओ। अब इसी में ही अगर फ्रूट्स ऑफ द सेम स्पीसीज आर डिफरेंट, ये जो दोनों ऑरेंजेस हैं दोनों डिफरेंट ऑरेंजेस हैं, तो यहां पे भी हमारे सामने चॉइसेस आ गए कि भाई इन दोनों में से कौन सा वाला उठाए, है ना। पहला वाला ऑरेंज उठाए कि दूसरा वाला ऑरेंज उठाए, तो पहले ऑरेंज के पास 2 ऑप्शन, दूसरे ऑरेंज के पास भी 2 ऑप्शन, ठीक है। तो एटलीस्ट 1 फ्रूट अगर हमें उठाना है तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया कि 2 स्क्वायर। पहले वाले के पास भी 2 ऑप्शन, उठाए ना उठाए, दूसरे वाले ऑरेंज के पास भी 2 चॉइसेस, उठाए ना उठाए, ठीक है। फिर 3 मैंगोज हमारे सामने हैं, तो पहले वाले मैंगो के पास भी 2 ऑप्शन, दूसरे वाले के पास भी 2, तीसरे वाले के पास भी 2, तो 2 × 2 × 2 2 क्यूब ऑप्शन हो गया। 4 एप्पल्स है तो 2⁴ एप्पल्स हो गए। इसमें से बस वो एक तरीका हम माइनस कर लेंगे जिसमें से हम कोई भी नहीं उठा रहे हैं, या फिर पहले पार्ट को करने का ये भी तरीका हो सकता था
कि और ये भी तरीका हो सकता था कि भाई दो ऑरेंजेस है ना, तो दो में से हम 0 उठाए, दो में से हम 1 उठाए, या दो में से 2 उठाए, ठीक है। फिर 3 मैंगोज है तो 3 में से 0 उठाए, 3 में से 1 उठाए, या 3 में से 2 उठाए, या तीनों के तीनों उठा लें। ओके, 4 एप्पल्स है तो 4C 0, 4C 1 अप टू 4C 4 तक का समीशन, ठीक है, -1। ओके, देखो इसी की वैल्यू तो 2 स्क्वायर के इक्वल आती है, 2C 0 से 2C 2 तक का समीशन 2 स्क्वायर, 3C 0 से 3C 3 तक का समीशन 2 क्यूब, 4C 0 से 4C 4 तक का समीशन आता है 2 रेज़ टू द पावर 4, NC 0 से NCN तक का समीशन आता है 2 रेज़ टू द पावर n के इक्वल, माइनस हम 1 वे कर लेंगे, ठीक है। सेकेंड पार्ट बोल रहा है कि एटलीस्ट 1 फ्रूट ऑफ एवरी स्पीसीज, कि एटलीस्ट आप दो में से एक या दो में से दो तो उठाओ ही, है ना। दो ऑरेंजेस है तो 2C1 या फिर 2C2 इसको ऐड करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 स्क्वायर -1। फिर जैसे 3 मैंगोज है तो 2 क्यूब -1, और 4 एप्पल्स है तो 2 रेज़ टू द पावर 4 -1। 2 रेज़ टू द पावर 4 आर दी टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट एप्पल्स। ये 4 एप्पल है, हर एक के पास दो दो चॉइसेस, तो 2 रेज़ टू द पावर 4 टोटल चॉइसेस, माइनस वो एक केस माइनस कर देंगे जिसमें से हम एक भी एप्पल नहीं उठा रहे, तो ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर होगा। क्लियर है? तो दिस इज टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस। टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस के क्वेश्चंस अपन नंबर ऑफ डिवाइसेस में भी लगाते हैं, ठीक है, कि एक नंबर दे रखा है 75,600, सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टराइज कर दो इस नंबर को, कि 2 रेज़ टू द पावर 4 3 क्यूब 5 स्क्वायर इंटू 7 रेज़ टू द पावर 1, ऐसा लिख सकते हैं इस नंबर को। नंबर ऑफ टोटल डिवाइजर्स यहां पे कितने मिलने वाले हैं, ठीक है, तो डिवाइजर मतलब कि इन्हीं नंबर्स में से बना हो। ओके, तो 2 की पावर 4 अवेलेबल है हमारे पास, तो डिवाइजर में हो सकता है मैं 2 की पावर 0 लूं, या 2 की पावर 1 ले लूं, या 2 की पावर 2 ले लूं, या 2 की पावर 3, या 2 की पावर 4। तो यहां पे 5 चॉइसेस हमें दिख रही है। वैसे ही 3 की पावर 3 है तो इधर 4 चॉइसेस मिलेगी, 5 की पावर 2 है तो इधर 3 चॉइसेस मिलेगी, कि 5 की पावर 0 लूं, या 5 की पावर 1, या 5 की पावर 2। 7 की पावर 1 है तो यहां पे हमें 2 चॉइसेस अगेन मिलने वाली है। सो दिस इज टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, ठीक है। डिवाइजर बेसिकली बना तो इसी से ही है ना, कि यार 2 की पावर 4 है तो ऐसा हो सकता है भाई 2 की पावर 0 ले। ऐसा समझो कि हमारे सामने 4 वैरायटी के फ्रूट है, एक ऑरेंज हो गया, एक एप्पल हो गया, कुछ कुछ हो गया, तो ये ऑरेंजेस कितनी मात्रा में है, 4 मात्रा में है, 2 की पावर 4 है, ऑरेंजेस 4 मात्रा में है, तो डिवाइजर में इनमें से कितनी मात्रा ली जाए, ठीक है, कि 2 की पावर 0 1 2 या 3 या 4, तो यहां पे 5 चॉइसेस। तो बेसिकली अगर पावर 4 है तो 4 प्लस 1, इधर पावर 3 है तो 3 प्लस 1, पावर 2 है तो 2 प्लस 1, पावर 1 है तो 1 प्लस। तो इस तरीके से अपन टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस वाले क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें ऐसे आ जाते हैं कि नंबर ऑफ डिवाइसेस डिविजिबल बाय 5, कि 5 से तो डिविजिबल होना ही होना चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ डिवाइसेस डिविजिबल बाय 5, ओके, तो मतलब एटलीस्ट एक 5 तो उठाओ यार। इसका मतलब क्या हो गया कि एटलीस्ट एक 5 तो उठाना ही है। तो सबसे पहले 2 के बारे में चॉइसेस आई, तो 4 2s है तो 5 चॉइसेस हो गई, 3 3 है हमारे पास तो यहां पे 4 चॉइसेस हो गई, बट 5 एटलीस्ट एक तो उठाओ ही उठाओ। तो 2 5 है हमारे पास में तो 2 ही चॉइसेस मिलेगी, 0 5 उठाने की चॉइस हमारे पास अब है ही नहीं, है ना, एटलीस्ट एक 5 तो उठाना ही है। ओके, 7 की पावर 1 है तो यहां पे 2 चॉइसेस है, कि 7 की पावर 0 उठाए या 7 की पावर 1 उठाए, तो ये टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिविजिबल बाय 5 आ जाएंगे, ठीक है। ओके बच्चा पार्टी, लेट्स मूव अहेड नाउ। अब अपन चलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस पे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके से किया जाता है, कि डिस्ट्रीब्यूशन हम आइडेंटिकल चीजों का कर रहे हैं कि डिस्टिंक्ट चीजों का कर रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंक्ट थिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके, डिस्टिंक्ट थिंग्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल थिंग्स, कि आइडेंटिकल चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं कि डिस्टिंक्ट चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। तो अगर हम डिस्टिंक्ट चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो यहां पे दो तरीके आते हैं, ठीक है, कि फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स सीखेंगे इसके अंदर, ओके,
और आइडेंटिकल चीजों के डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ एक ही तरीका आता है, विच इज बेगर्स मेथड, वो अपन लोग सीखेंगे, ठीक है। और ये दोनों ही डिस्ट्रीब्यूशन के तरीके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जैसे कि नाम बता रहा है डिस्ट्रीब्यूट करना। तो पहले तो अपन फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप सीखते हैं कि ग्रुप कितने तरीके से बना सकते हैं। कि अगर हमारे सामने m+n डिफरेंट चीजें हैं और मेरे को दो ग्रुप में बांटना है, एक ग्रुप में m चीज दूसरे में n चीज, तो उसके टोटल नंबर ऑफ तरीके हो जाएंगे m+n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, ठीक है। ओके बच्चा बाटी, वहीं पे अगर ऐसा हुआ कि टोटल 2n चीजें हैं, उसको दो ग्रुप में बांटना है, तो 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, और जितने ग्रुप का साइज सेम है उतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड मार देंगे। एग्जांपल के साथ बताता हूं कि जैसे पहला वाला एग्जांपल, डिवाइड 10 डिफरेंट थिंग्स इन द ग्रुप ऑफ 2, 2 एंड 6, इस ग्रुप में बांटना है। तो टोटल कितनी चीजें हैं, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। अब जितने ग्रुप्स का साइज सेम है, क्योंकि यहां पे दो ग्रुप्स का साइज सेम है, तो एडिशनली अपन डिवाइड बाई करेंगे 2 फैक्टोरियल, ठीक है। सेकेंड चीज, डिवाइड 20 डिफरेंट थिंग्स इन अ ग्रुप ऑफ 2, 2, 2, 3, 3 एंड 8। तो सिंपली आप लिखिए, देखो 20 फैक्टोरियल न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाई ग्रुप के जो साइजेस है कि 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, ये आपने लिख दिया। फिर आप देखो कितने ग्रुप का साइज सेम है, क्योंकि इन तीन ग्रुप्स का साइज सेम है तो एडिशनली अपन डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल करेंगे, क्योंकि इन दो ग्रुप्स का साइज सेम है तो अपन 2 फैक्टोरियल से और डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से अपन लोग ग्रुपिंग करते हैं, है ना, ग्रुपिंग करते हैं, बांटते हैं चीज, ठीक है, ग्रुप्स में बांटते हैं, है ना बच्चा बाटी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फिर। नंबर ऑफ वेज इन विच 200 पीपल कैन बी डिवाइडेड इनटू 100 कपल्स, है ना, मतलब दो दो के ग्रुप में बांटना है ना। टोटल कितने हैं, 200 है, दो दो के ग्रुप में बांटना है, तो ऐसे टोटल 100 ग्रुप्स बन जाएंगे, है ना। 200 लोगों को 2 के ग्रुप्स में बांटना है, ठीक है। तो ऐसे टोटल 100 ग्रुप्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो 200 फैक्टोरियल को अपन लोग डिवाइड करेंगे इनके ग्रुप साइजेस से। तो ग्रुप साइजेस क्या है, 2 का ग्रुप साइजेस है, तो 200 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल से 100 बार डिवाइड कर रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल की पावर 100 आ जाएगा, क्योंकि यहां पे अब 100 के 100 ग्रुप का साइज सेम है, तो एडिशनली अपन डिवाइड कर देंगे 100 फैक्टोरियल से, जिसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर 100 इंटू 100 फैक्टोरियल, है ना। 200 फैक्टोरियल को इस तरीके से लिखा जा सकता है कि 200 फैक्टोरियल क्या है, 1 से लेके 200 तक का मल्टीप्लीकेशन है। तो पहले ऑड नंबर्स को अलग कर दो, 1, 3, 5 अप टू 199, उनको अलग कर दिया। फिर जो 2, 4, 6, 8 अप टू 100 है, इनमें से सब में से 2 कॉमन लेके जाओ, तो 2 कॉमन जाएगा 100 टाइम्स, तो 2 की पावर 100 और पीछे बच जाएगा 100 फैक्टोरियल, है ना। तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है, जिसमें से देखो ये कैंसिल आउट हुआ और आंसर अपने पास। इसी आंसर को बेसिकली इस फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन लोग। सोचना एक बार, स्टार्टिंग में ये चीज मैंने बताई है, ओके। नाउ 6 different books are to be distributed between Ram, Shyam and Ghanshyam if each child gets at least 1 book, ठीक है। एटलीस्ट एक बुक तो सबको मिले ही मिले, है ना। तो इसके तरीके क्या हो सकते हैं कि भाई 6 डिफरेंट बुक्स है ना, तो पहले या तो मैं 4, 1, 1 का ग्रुप बना लूं, ठीक है, कि 4, 1, 1 का ग्रुप बना लिया, या फिर 6 बुक्स का अपन 2, 2, 2 का ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है, 4, 1, 1, 2, 2, 2 और, ठीक है, पहले ग्रुप्स बुक्स की ना ग्रुपिंग कर लेते हैं अपन, है ना। या फिर तीसरा तरीका हो सकता है कि जो 6 डिफरेंट बुक्स है उसमें से 3 and 1, 3, 2, 5 और 1, 6, 3, 1, 2 इसकी ग्रुपिंग कर लें, है ना। तो ग्रुपिंग करने के भी हमारे सामने 3 तरीके दिखाई दे रहे हैं कि 4, 1, 1 का ग्रुप बांट लिया, 2, 2, 2 का ग्रुप बांट लिया, या एक ग्रुप में 3 बुक्स को रखा, दूसरे में 1 को, तीसरे में 2 को, है ना। तो पहले ग्रुपिंग कर लो, फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। तो इधर ये ग्रुपिंग करने के तरीके आ रहे हैं 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल एंड एडिशनली अपन 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, एडिशनली अपन 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे क्योंकि इन दोनों ग्रुप्स का साइज सेम आ रहा है। या फिर और है तो प्लस लगेगा
कि ग्रुपिंग करने का ये भी तरीका हो सकता है कि 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड एडिशनली अपन 3 फैक्टोरियल से और डिवाइड कर देंगे, है ना। 3 फैक्टोरियल से क्यों? क्योंकि इन तीनों ग्रुप्स का साइज सेम है, ठीक है। इधर देखो 6 फैक्टोरियल को हम लोग 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, बच्चा पार्टी, ओके। इसमें से कोई भी ग्रुप का साइज सेम नहीं है, तो ग्रुपिंग करने के ये तरीके हो गए। फिर बाद में ग्रुपिंग करके आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3 ग्रुप्स है, 3 लोग हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के 3 फैक्टोरियल वेज आने वाले हैं, ठीक है। 3 ग्रुप्स को, है ना, बेसिकली 3 ग्रुप में बांट दिया, उसके बाद में 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे 3 फैक्टोरियल। सो दैट इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, कि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। देखो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के ये तरीके हो गए, है ना। अगर हमें आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो यहां पे आता है बेगर्स मेथड, ठीक है, बेगर्स मेथड। ऐसा समझो, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज 6 आइडेंटिकल कॉइन्स can be distributed between 4 person, each person can receive none, 1 or more coin, है ना। 6 आइडेंटिकल कॉइन है, 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसके देखो तरीके क्या होंगे कि स्टेप्स इसका ये रहेगा कि ऐड आइडेंटिकल फॉल्स कॉइन 1 लेस देन दी नंबर ऑफ पर्सन, कि जितने पर्सन है उसमें से एक कम फॉल्स कॉइन, खोटे सिक्के डाल दो, खोटे सिक्के डाल दो। तो 4 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 4 में से एक कम, मतलब अपन ने 3 फॉल्स कॉइन ऐड कर दिया। 6 कॉइन्स ऑलरेडी थे, 3 फॉल्स कॉइन हमने और ऐड कर दिए, तो अब टोटल कॉइन्स हमारे सामने 9 दिखाई दे रहे हैं। तो कंप्लीट द लीनियर अरेंजमेंट ऑफ दीज 9 थिंग्स आउट ऑफ विच 6 आर ऑफ द सेम काइंड। 6 तो सही है ना, ट्रू कॉइन्स है, और बाकी जो 3 है वो खोटे सिक्के हैं, फॉल्स कॉइन्स है। तो 6 ट्रू कॉइन्स एंड 3 फॉल्स कॉइन्स का अरेंजमेंट अपन कर सकते हैं 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल बेस से, ठीक है, ओके। और जितनी तरीके से इनका अरेंजमेंट करेंगे उतने ही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। कि सपोज ये वाली अरेंजमेंट है जिसके अंदर ये 3 हमें खोटे सिक्के दिखाई दे रहे हैं ना, ये 3 खोटे सिक्के, तो ये एक अरेंजमेंट को दर्शा रहा है कि पहले वाले बैगर को 2 कॉइन मिले, अगले वाले को 2 कॉइन और मिले, अगले वाले को 2 कॉइन मिले, और चौथे वाले को 0 कॉइन मिले, तो 2 2 2 0, दिस इज अ अरेंजमेंट, है ना। इधर भी देखा जाए तो अगर अरेंजमेंट इस तरीके से है कि ये वाला खोटा सिक्का इधर और बाकी दोनों खोटे सिक्के इधर, तो बेसिकली खोटे सिक्के ना ये पार्टीशन का काम कर रहा है, कि अगर ये 3 खोटे सिक्के हैं, 3 फॉल्स कॉइन है, तो ये पार्टीशन का काम कर रहे हैं कि इससे पहले ये जो 3 कॉइन्स है ये पहले वाले बेगर्स को जा रहे हैं, फिर ये 3 कॉइन्स अगले बेगर को जा रहे हैं, फिर इन दोनों खोटे के सिक्के के बीच में 0 कॉइन्स है, तो तीसरे वाले को 0, चौथे वाले को भी 0, तो 3 3 0 0 इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो जब भी हमें आइडेंटिकल चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, जैसे कि नंबर ऑफ वेज इन विच n आइडेंटिकल कॉइन्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग p पर्सन, तो अपन p-1 खोटे सिक्के ऐड कर देंगे, ठीक है। n सिक्के तो ऑलरेडी है और p-1 हमने खोटे सिक्के और ऐड कर दिए, जितने पर्सन है उसमें से एक कम, और जितने तरीके से अपन इनका अरेंजमेंट कर सकते हैं, इनके नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे अरेंजमेंट कि n प्लस p-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल p-1 फैक्टोरियल, है ना। n आर आइडेंटिकल ऑफ वन काइंड, p-1 आर आइडेंटिकल ऑफ अनदर काइंड, तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट। इसी को अपन ऐसे लिख सकते हैं कि n प्लस p-1 cp-1, तो इस फॉर्मूले को याद रखें, ठीक है, रिमेंबर। ये फॉर्मूला अब अपन डायरेक्टली यूज करने वाले हैं कि अगर हमारे सामने n आइडेंटिकल कॉइन्स है, p पर्सन है, तो नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट दैट इज n प्लस p-1 cp-1। जहां पे किसी को 0 भी मिल सकते हैं, जहां पे किसी को सारे के सारे कॉइन्स भी मिल सकते हैं, ठीक है, क्लियर। इसी तरीके से नंबर ऑफ डिफरेंट डिसिमिलर टर्म्स इन x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn की पावर m, इसको एक्सपैंड करोगे तो टोटल कितनी टर्म्स हमें मिलने वाली है। या फिर ऐसे समझो कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 11 है, इसके एक्सपेंशन के अंदर टोटल अपने को कितनी टर्म्स मिलेगी। तो इसका जो भी एक्सपेंशन होगा, हमें यह बात पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 11 में जो टर्म्स आएगी उसके अंदर x की पावर कुछ भी हो, y की पावर कुछ भी हो, z की पावर कुछ भी हो, जैसे इसकी पावर r1 हो गई, इसकी पावर r2, इसकी पावर r3, हर टर्म के अंदर सम ऑफ पावर्स हैज टू बी 11, है ना।
कि R1 प्लस R2 प्लस R3 किसके इक्वल है? 11 के इक्वल है हर एक टर्म में, ठीक है। R1 प्लस R2 प्लस R3 दैट इज सम ऑफ पावर्स ऑफ x, y एंड z आर 11। इसी तरीके से इसका एक्सपेंशन होगा, है ना। जैसे x प्लस वाई का स्क्वायर का एक्सपेंशन करते हैं तो x एंड y की पावर्स का जो सम होगा हर टर्म में वो 2 के इक्वल होगा। x प्लस वाई के क्यूब का एक्सपेंशन करेंगे तो x एंड y के जो पावर्स है उसका सम 3 के इक्वल होगा इन एवरी सिंगल टर्म। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 की वैल्यू 11 के इक्वल। तो अब सवाल ऐसा ही बन चुका है कि भाई 11 कॉइन्स है, 3 बैगर्स है हमारे पास। 11 कॉइन्स को 3 बैगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितने तरीके से कर सकते हैं कि 11 प्लस p माइनस 1 सी p माइनस 1। 11 तो कॉइन्स है, बैगर्स कितने हैं? 3 है। तो 11 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1, ठीक है। ये अपना आंसर होगा। क्लियर है? सिंपल है। चलिए, इफ x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xr दैट इज इक्वल टू n, तो इसके नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, नॉन नेगेटिव मतलब कि इसमें से कोई जीरो हो सकता है, बस नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फिर से यही बैगर्स मेथड का सवाल कि n कॉइन्स है एंड r बैगर्स है हमारे सामने, ठीक है। कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? ऐसा हो सकता है कि n के n पहले वाले को दे दे, है ना। कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? तो टोटल नंबर ऑफ वेज आ गया n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस। वहीं पे अगर ये सवाल बता दिया जाए कि नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशन, ठीक है, नेचुरल सॉल्यूशन कितने हैं, मतलब सबको एटलीस्ट एक कॉइन तो मिलना ही चाहिए, है ना। सबको एटलीस्ट एक कॉइन तो हमें देना ही देना है। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xr दैट इज इक्वल टू n। ये इक्वेशन थी हमारे सामने कि n कॉइन्स है, r बैगर्स है। इस बार बैगर जिद पकड़ के बैठ गए कि हमको तो एक कॉइन मांगता ही मांगता है, हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। तो सबको एक एक कॉइन पकड़ा दो, है ना। इसको एक कॉइन दे दिया, इसको भी पहले एक कॉइन दे दिया, इसको भी पहले एक कॉइन दे दिया। तो सबको अगर एक एक कॉइन हमने दे दिया है तो अब यहां पे नंबर ऑफ कॉइन्स n माइनस आर बच गया, ठीक है। अब नंबर ऑफ कॉइन्स n माइनस आर बच चुके हैं। अब अपन इन n माइनस आर कॉइन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं इन r बैगर्स में। अब कितने भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे कि n माइनस आर प्लस दिस इज द नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ बेगर्स आर r माइनस 1 c r माइनस 1, ठीक है। नंबर ऑफ कॉइन्स प्लस r माइनस 1, r इज द नंबर ऑफ बेगर्स, तो प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1 विच इज इक्वल टू n माइनस 1 c r माइनस 1। ये अपना आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ x इंटू वाई इंटू जेड बराबर 24। तो 24 अगर देखा जाए ना तो 24 क्या हो जाएगा? 6 इंटू 4 या फिर 8 इंटू 3, 8 इंटू 3, 8 मतलब हो गया 2 का क्यूब, 3 हो गया मतलब 3 की पावर 1। तो x इंटू वाई इंटू जेड दैट इज इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 3 की पावर 1, ओके। तो यहां पे x जो भी नंबर होगा ना, जैसे मैंने x को मान लिया कि लेट x बराबर 2 की पावर r1, है ना, या फिर 2 की पावर n1 इंटू 3 की पावर n2। x जो भी नंबर होगा 2 एंड 3 से बना होगा, है ना, क्योंकि राइट हैंड साइड में देखो 2 एंड 3 से बना नंबर है। y जो भी नंबर होगा, ठीक है, n2 की जगह 2 की पावर n1 इंटू 3 की पावर m1 ले लिया मैंने। y जो भी नंबर लेते हैं इसको 2 की पावर n2 इंटू 3 की पावर m2 ले लिया जाए y को, ठीक है। z को हमने ले लिया 2 की पावर n3 इंटू 3 की पावर m3। z को कुछ इस प्रकार से नंबर ले लिया। अब इनका मल्टीप्लीकेशन जो है वो इसके इक्वल है, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर्स ऐड हो गई, तो 2 की पावर्स n1 प्लस n2 प्लस n3 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर्स को ऐड करेंगे तो 3 की पावर m1 प्लस m2 प्लस m3 दैट इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में लिखा है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, ठीक है। तो फिर से ये बेगर्स मेथड का सवाल बन चुका है हमारे सामने कि भैया 3 कॉइन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है इनमें, ठीक है, कि n1 प्लस n2 प्लस n3 बराबर 3। 2 की पावर्स को कंपेयर किया तो ये इक्वेशन मिली, ठीक है। एंड 3 की पावर्स को कंपेयर किया तो m1 प्लस m2 प्लस m3 दैट इज इक्वल टू 1। तो बेगर्स मेथड का सवाल बन चुका है कि पहले 3 आइडेंटिकल कॉइन्स है, उनको इन 3 बेगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसके टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे कि 3 प्लस
नंबर ऑफ बेगर्स -1 है ना, 3 + 3 - 1 C3 - 1, ठीक है। एंड फिर इनको भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक कॉइन को 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 1 + 3 - 1 C3 - 1, एक कॉइन को 3 बेगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। वैसे तो 3 ही तरीके आएंगे कि भैया एक कॉइन या तो इसको चला जाए या इसको चला जाए या इसको चला जाए, और ये 3 ही है इसकी वैल्यू, है ना। ये क्या है देखो 4C, ठीक है। ये 3C2 लिखा है ना, 3C2 की वैल्यू 3, तो इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया 3 + 3 6 6 - 1 5 5C2, और फाइनल आंसर is 5C2 multiplied by 3C2. This is our answer for this. ठीक है, क्लियर है इतनी बात है। इसी टाइप का मैं एक और सवाल दिखा देता हूं ताकि वहां से और आप रिलेट कर पाओ ना। हाँ, ये देखो ये क्वेश्चन, नंबर ऑफ वेज इन विच 2 apples 3 oranges and 4 mangoes can be distributed between Ram, Shyam and Ghanshyam if each child receives none, one or more number of fruits। तो राम, श्याम, घनश्याम है, ठीक है। पहले इनको 2 एप्पल्स हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर इनमें 3 ऑरेंजेस भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, R + S + D, 3 ऑरेंजेस भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर क्या करना है, फिर इन तीनों में, हाँ जी, 4 मैंगोज भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। ये 30 मत मान लेना, 3 ऑरेंजेस लिख दो, ओके। तो पहले 2 एप्पल्स को, 2 आइडेंटिकल चीजों को 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके हो जाएंगे यहां पे कि 2 + 3 - 1 C3 - 1, 2 आइडेंटिकल चीजों को 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, दिस विल बी द टोटल नंबर ऑफ वेज। फिर 3 आइडेंटिकल चीजों को 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने के वेज आ जाएंगे 3 + 3 - 1 C3 - 1। उसके बाद में 4 आइडेंटिकल चीजों को 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने के वेज आएंगे 4 + 3 - 1 C3 - 1, N + P - 1 CP - 1। एंड क्योंकि फिर लगा है तो अपन इनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट विल बी आवर फाइनल आंसर फॉर दिस। तो इस तरीके से हम लोग आइडेंटिकल चीजों का डिस्ट्रीब्यूशंस देखते हैं। फिर फाइनल कॉन्सेप्ट ऑफ डी अरेंजमेंट, ठीक है, कि if n letters are to be kept in n directed envelope then number of ways in which they can be placed when none of the letters goes into its own envelope। कि n letters है, n envelope के अंदर रखने हैं, कोई भी लेटर खुद के एनवलप के अंदर ना जाए तो कितने तरीके से रख सकते हैं। तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला आता है कि n फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 1/2 फैक्टोरियल के साथ चालू करना, 1/2 फैक्टोरियल, फिर -1/3 फैक्टोरियल, +1/4 फैक्टोरियल, और ये सिलसिला 1/n फैक्टोरियल तक चला देना। जैसे कि अगर मेरे को डी अरेंजमेंट ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स करना है, D4 है ना, मतलब 4 एनवलप्स का डी अरेंजमेंट करना है, 4 लेटर से 4 एनवलप है, बस खुद के लेटर में ना जाए वो, तो उसके टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डी अरेंजमेंट हो जाएगा 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 1/2 फैक्टोरियल -1/3 फैक्टोरियल +1/4, ठीक है। n फैक्टोरियल, यहां पे भी n फैक्टोरियल है ना, यहां पे खत्म कर देना चीजों को। तो 4 फैक्टोरियल को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बन जाएगा, -4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल +4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। सो दैट विल बी इक्वल टू 9। तो दिस इज हाउ वी कैन डू द डी अरेंजमेंट। तो इसी के साथ चलिए आज का सेशन हम लोग करते हैं समाप्त। सारे कॉन्सेप्ट हमने कर लिए हैं यहाँ पे टच, ठीक है। वही हमारा मेजर पर्पस था कि आप फटाफट रिवीजन के लिए इस सीरीज को यूज कर पाए हैं, है ना। प्रैक्टिस में हम ज्यादा नहीं जा पाए हैं, ऑब्वियस ही बात है, 1 घंटे में चैप्टर वैसे ही बहुत लेंदी चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, तो ऐसा तो नहीं कर सकते कि अपन 1 घंटे के अंदर प्रैक्टिस भी कर ले कई सारे सवालों की। बट ये है कि मेजोरिटी आप सारे कॉन्सेप्ट समझ चुके हो कि हमने क्या क्या चीजें सीखी आज के सेशन में। पहले हमने अरेंजमेंट सीखा था, अरेंजमेंट में भी डिफरेंट चीजों का अरेंजमेंट कैसे करते हैं, आइडेंटिकल चीजों का अरेंजमेंट कैसे करते हैं वो सीखा, एनपीआर एनसीआर क्या होता है उसके बारे में सीखा, ठीक है। फिर हम चले गए डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन से पहले कॉम्बिनेशन वाले सवाल आ गए, सर्कुलर परमुटेशन वाले सवाल आ गए, कॉम्बिनेशन, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चंस आ गए, ठीक है, कि टोटल कितने तरीके से सेलेक्ट किया जा सकता है। और टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन में भी वो एग्जांपल ध्यान रखना है ना कि मामा जी वाला, कि मामा जी आए 5 डिफरेंट चॉकलेट्स यूरोप से लाए, तब मेरे को दिमाग लगाना पड़ा कि भाई हर चॉकलेट के 2-2 तरीके होने वाले हैं,
वहीं पे अगर हमारे सामने 5 आइडेंटिकल चीजें रख दी गई तो उसका 6 तरीका हो जाएगा, है ना। अगर 5 डिफरेंट चीजें हैं तो 2⁵5 टोटल नंबर ऑफ वेज आएंगे टू सेलेक्ट, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, कि 5C0 से 5C5 तक का समीशन विच इज 2⁵5। वहीं पे अगर 5 आइडेंटिकल चीजें होती है तो हमारे सामने 6 तरीके आ जाते हैं सेलेक्ट करने के। तो ये टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चंस देखे। फिर अपन चले गए डिस्ट्रीब्यूशन के सवालों पे कि कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं, जिसके अंदर डिस्टिंक्ट चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन एंड आइडेंटिकल चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन। आइडेंटिकल चीजों के डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमने बेगर्स मेथड सीखा है। डिस्टिंक्ट चीजों का अगर डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो हम ग्रुपिंग से जा सकते हैं कि अगर एटलीस्ट एक चीज तो सबको प्रोवाइड करो ही करो, तो वहां से ग्रुपिंग से जाएंगे। वहीं पे अगर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, वहीं पे अगर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है कि सपोज हमारे पास में 5 डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है, उनको अगर 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कितने नंबर ऑफ वेज आएंगे, कि सपोज 5 डिफरेंट थिंग्स और उनको 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, राम श्याम घनश्याम, ठीक है, तो इसके टोटल नंबर ऑफ वेज कितना आएंगे। तो मैं अब हर एक ऑब्जेक्ट के पास देखूंगा कि मेरे सामने 5 चॉकलेट है, 3 लोग बैठे हैं, है ना, तो पहली वाली चॉकलेट के कितने ऑप्शन, 3 ऑप्शन, है ना, कि पहले को जा सकती है, दूसरे को या तीसरे को, डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है। तो पहली वाली ऑब्जेक्ट के 3 ऑप्शन है, सेकंड वाले ऑब्जेक्ट के लिए भी 3 ऑप्शन है, थर्ड वाले के लिए भी 3 है, चौथे के लिए भी 3 और 5वें चॉकलेट के लिए भी 3 ऑप्शन, तो 3 की पावर 5 ये टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, 3 की पावर 5, या फिर ऐसे इसको याद रख सकते हैं कि नंबर ऑफ पर्सन्स रेज टू द पावर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना। पर्सन के सर पे ऑब्जेक्ट चल रहा है आजकल मेटीरियलिस्टिक दुनिया में, तो वैसे आप याद रख सकते हो कि भाई पर्सन की पावर ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ पर्सन्स रेज टू द पावर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वहीं पे अगर हमें टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जिसके अंदर एटलीस्ट कंस्ट्रेंट में ऐड कर दूं कि एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट सबको मिले, ठीक है, सबको मिले, कि एटलीस्ट सबको एक तो ऑब्जेक्ट मिले ही मिले, तो यहां पे अपन ग्रुपिंग वाले तरीके से जाएंगे कि पहले इन 5 ऑब्जेक्ट्स की ग्रुपिंग करेंगे, या तो इनकी ग्रुपिंग 2, 2 और 1 वेज से करी जा सकती है, और इन 5 ऑब्जेक्ट्स की ग्रुपिंग अपन 3, 1, 1 वेज से कर सकते हैं। तो पहले हमने ग्रुपिंग करी, ग्रुपिंग करके फिर इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। ग्रुपिंग अपन समझ चुके हैं कैसे करना है, डिस्ट्रीब्यूशन 3 ग्रुप्स को 3 लोगों में डिवाइड करने के 3 फैक्टोरियल वेज, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट चीजें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल चीजों के लिए सिंपल सा फॉर्मूला आ जाता है n+p-1 cp। तो बस आज का सेशन फिर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू बच्चा पार्टी फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन दिस इज योर मैथ्स टीचर कुंदन मांकर साइनिंग ऑफ। टाटा, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।